डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यदि आप ड्यू के मेरे फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं तो मैं नहीं कर पाया। शायद आपको पता हो, आई एम ट्रेवलिंग, बट फिर भी इस लेट नाइट के आवर में मुझे लगता है कि शायद ये पेपर मेरे कुछ स्टूडेंट को तो हेल्प कर पाएगा जो बहुत लेट नाइट तक पढ़ते हैं और यह मॉर्निंग में पढ़ के जाएंगे। लेकिन यदि आप फोर्थ सेम एनईपी के स्टूडेंट हो पूरे इंडिया भर में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें है ना केवल पास्ट 3 इयर्स के पेपर, लेकिन पहले के भी पेपर तो 5-6 साल के हो जाते हैं विथ लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स, जो मैं लगातार करता हूं क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा नहीं बना पा रहा हूं सेमेस्टर का। तो 3 इयर्स पेपर में ही नोट्स को भी समेटते हैं। उसी तरीके से ये वीडियो बनी हुई है, जिसमें से कुछ नरेशन पहले से जो मैंने बहुत पैशनेट वे में किया है उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, और नए स्लाइड को नए ढंग से नरेट करके और दोनों को मिक्स करके ये वीडियो बनी है। इसलिए ये वीडियो नोट्स भी है, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस भी है, और आपके लिए लास्ट मिनट की एक तरह से रिवीजन भी है। लेट अस बिगिन दिस very interesting, a bit long discussion on global politics DSC 12 past years paper analysis with explanation and some guess also maybe. ये है सिलेबस एनईपी का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, जो डीयू एंड मेनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है, एसओएल में भी। फर्स्ट जो इसका 4 यूनिट इसमें है, लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है, ये आपको बहुत वेग लग सकता है, इसका मायने ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो नॉर्म हैं, रूल्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, पैराडाइम है, वो कहाँ से निकल के आते हैं। क्या केवल यूरोप देता है, जिसको हम यूरोसेंट्रिक व्यू कहते हैं, या इसका लोकेशन पास्ट में कहीं हमारा ओरिएंटल वर्ल्ड रहा है? क्या ये एशिया, अफ्रीका, चाइना, ये सब जो पूरा एरिया है जिसको ओरिएंटल वर्ल्ड कहते हैं, उसका भी कोई योगदान रहा है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के टेम्पलेट, रूल, नॉर्म्स में है? या आज के कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो क्या यूरो सेंट्रिक केवल है? क्या वही वेस्टफेलियन ट्रीटी से निकली है? और फिर जो ग्लोबल वैल्यूज हैं नेशन स्टेट के, इंटरनेशनल सिस्टम के, या लिबर्टी, राइट, जस्टिस, क्या उसी तरीके से जो है वॉर या पीस का जो कॉन्सेप्ट है जो यूरोप ने दिया है वही है? या कहीं इसमें जो है एशियन अफ्रीकन कंट्रीब्यूशन या ओरिएंटल वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन भी है? और आज के समय में क्या जो ग्लोबल साउथ है केवल रूल टेकर हैं, या वो भी रूल मेकर की भूमिका निभाते हैं? इन सब पे आपको काफी कठिन ये टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 जो है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगेन ये जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स को डी यूरोसेंट्रिक व्यू से देखने की कोशिश है, डी सेंटर्ड व्यू से देखने की कोशिश है। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो थीम दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में है उसको समझने की कोशिश करनी है। लाइक पहला थीम है ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन। अगेन यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा चूट किया गया है इस थीम में, इस बेसिस पे कि जो अभी का करंट ग्लोबलाइजेशन है, सभी कहते हैं कि ये वेस्टर्नाइजेशन है। एक्चुअली ये नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है। जो वेस्टर्न नियो लिबरल थॉट है उसका पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार जो है वही ग्लोबलाइजेशन है। जब हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि वो ग्लोबलाइजेशन जो ओरिएंटल वर्ल्ड के थॉट से मिलता है, जो सभी कल्चर को अपने साथ लेके चलता है, जो लोकल कल्चर को बुलडोज नहीं करता है, जो ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बॉटम है, नॉट फ्रॉम टॉप है, उस ग्लोबलाइजेशन के बाद डी ग्लोबलाइजेशन में की जाती है। डी ग्लोबलाइजेशन थोड़ा भ्रामक वर्ड है, मिसनोमर है, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन को कोई हेट कर रहा है। ये अलग टाइप की ग्लोबलाइजेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, लोकल फॉर ग्लोबल सॉर्ट ऑफ। एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन वही है कि यदि हम नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन से आगे निकल के देखें तो क्या दुनिया जो 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 ग्लोबलाइज्ड होगी वो कैसे दिखेगी, जिसमें रीजनल कल्चर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हर कल्चर का से होगा, हर तरह के व्यू का समावेश होगा, जो यूरोसेंट्रिक नहीं होगा, जिसमें कि फ्री ट्रेड को बुलडोज नहीं किया जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या वॉशिंगटन कंसेंसस जैसी जबरदस्ती वाली बात नहीं होगी, जहां पे कल्चरल इंपेरियलिज्म नहीं होगा। उस तरह की जो पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कैसा होगा, इस पे चर्चा की बात है। सेकेंड थीम है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रैटेजी।
इसको तो चलिए आगे हम थोड़ा बहुत समझाएंगे भी, तो यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं। फिर है टेरिटोरियलाइजेशन एंड डी टेरिटोरियलाइजेशन। मतलब देखिए, टेरिटोरियलाइजेशन मतलब क्या है, जब एक पूरी दुनिया हमको मिलती है और हम उसको इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना में बदल डालते हैं, हम बॉर्डर बनाते हैं, उस बॉर्डर को हम कहते हैं कि ये हमारा नेशन स्टेट है, उसी पे झगड़ते भी रहते हैं। अभी अरब इजराइल वॉर जो हो रही है उसी है कि हमारा टेरिटरी कहाँ है। इवन यूक्रेन और रसिया भी इसी पे लड़ रहा है। तो टेरिटोरियलाइजेशन जो है केवल यही नहीं है, ये मतलब कि एक तरह का नॉर्म, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी का भी एक ज्योग्राफिकल निरूपण है कि एक भूभाग पे रहने वाले लोग एक तरीके से सोचते हैं, हमारा अपना नॉर्म है, हमारा वैल्यू बिलीफ सिस्टम इस टेरिटरी पे लागू होता है। जो डेविड स्टन कहते हैं ना, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, वो हमारा इस टेरिटरी पे चलता है। तो इसको भी मतलब एक फिक्स टेरिटरी का जब नाता पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से हो जाता है, पर्टिकुलर नॉर्म से हो जाता है, पर्टिकुलर कल्चर से हो जाता है, पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से हो जाता है, तो वो भी टेरिटोरियलाइजेशन है। मतलब जब आप एक टेरिटरी, चाइनीज टेरिटरी में घुसते हैं तो आपको लगता है कि एक अलग कल्चरल दुनिया में घुस रहे हैं, लाइक दैट। डी टेरिटोरियलाइजेशन जो है जस्ट उसका उल्टा है। यदि आप चाइना में भी जाएं और आपको फील हो कि नहीं, आप किसी अलग कल्चरल टेरिटरी में नहीं आए, अलग नॉर्म, अलग प्रैक्टिसेस में नहीं आए हैं, अपार्ट फ्रॉम कि अलग बॉर्डर कंट्रोल, अलग वीसा, वो तो एक हार्ड पार्ट है टेरिटोरियलाइजेशन का। जो सॉफ्ट पार्ट है, जो जहाँ पे कि नॉर्म, आइडेंटिटी, कल्चर, थॉट, बिलीव, वैल्यू सिस्टम आता है, यदि वो हर जगह एक जैसा दिखे, आपको लगे कि कहीं कोई आपको ब्रेक नहीं लग रहा है, तो ये जो दोनों तरीके से आपको बॉर्डर फील ना हो, कहीं कोई वीसा, कोई बॉर्डर पुलिस, कोई बॉर्डर चेक, वो कम से कम फील हो, और यदि आपको कल्चरली भी कोई चेंज ना लगे, जैसे मान लीजिए कि आप यदि सोशल मीडिया पे जाते हैं और आप ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, तो आपको बॉर्डरलेसनेस फील होता है, मतलब डीटेरिटलाइजेशन फील होती है। वहाँ पे जो चाइनीज जो जो लोग हैं वो भी उसी तरीके की बातें करते हैं जैसे कि आप कर रहे होते हैं, और आपको कोई बॉर्डर का फीलिंग नहीं होती है। यदि आप पैसे भेज रहे होते हैं बॉर्डर के अक्रॉस, इलेक्ट्रॉनिक पैसे, तो आपको वहाँ भी बॉर्डर फील नहीं होता है, वहाँ भी फिजिकल कोई बाउंड्री का। तो इन्फॉर्मेशन में, पैसे भेजने में, ग्लोबल सप्लाई चेन में भी डीटेरिटलाइजेशन हो गई, आइडियाज, थॉट, आइडियोलॉजी में भी ये भी एक मूवमेंट चल रहा है। देन फाइनल इसमें है कल्चरल फ्रेम ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसको ऐसे समझिए कि कल्चर का क्या रोल है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसको तो बहुत अच्छे से जो है सैमुअल हटिंगटन ने अपने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थेसिस में डिलीनिएट किया था, जहां उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट होगा वो कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बेसिस पे होगा, ना कि नेशन स्टेट के आइडेंटिटी के बेसिस पे होगा। तो कल्चर का रोल जो है अब काफ़ी जो है बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये माना जाता है कि जो रिलेशन होते हैं नेशन के, वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से ही गाइडेड होते हैं। चाइना का जो कल्चर है, कन्फ्यूशियनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो चूंकि बहुत डिफरेंट है जो लिबरल थिंकिंग है वेस्ट के, इसलिए दोनों में जो है वेवलेंथ मैच नहीं होती है, उसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कल्चरल डिफरेंस जो है मेन आ जाता है, किस तरीके से आप विश करते हैं, किस तरीके से नॉट करते हैं, किस तरीके से आप अलायंस करते हैं, किस तरीके से आप किसको आप इंट्रूजन समझते हैं, किसको आप फ्रेंडलीनेस समझते हैं, ये सब कल्चर से डिसाइडेड होता है। तो कल्चर कैसे जो है डिप्लोमेसी को अफेक्ट करता है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं। कैसे फॉरेन रिलेशन को, कैसे फॉरेन पॉलिसी को और इंटरनेशनल रिलेशन को, ये इसमें आपको पढ़नी है। देन यूनिट, ये भी काफ़ी अच्छा खासा टफ हो सकता है दिस काइंड ऑफ थीम, बट उसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगेन ईजी होंगे। जो यूनिट 3 है वो पहले का इन्होंने छोड़ दिया है। ये पहले सीबीसीएस सिलेबस जो थी उसमें सेम था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इकोलॉजिकल इशू, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, न्यूक्लियर वेपन का प्रोलिफरेशन, ग्लोबल टेररिज्म, माइग्रेशन, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये बिल्कुल पुराना है और काफ़ी आसान टॉपिक है। बस ग्लोबल प्रॉब्लम, इसमें पैंडेमिक भी होना चाहिए था, नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी में शायद आप जोड़ सकते हैं। यूनिट 4 है ग्लोबल सोशल मूवमेंट है, ये भी पहले का उन्होंने छोड़ दिया। इसका नाम पहले ग्लोबल रेजिस्टेंस था, एक ही बात है। ग्लोबल रेजिस्टेंस मतलब कि कैसे करंट ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबल सोशल मूवमेंट रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट आ सकते हैं, वुमेन्स मूवमेंट आते हैं, पीस मूवमेंट आते हैं, एबोरिजिनल के मूवमेंट आते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट तो खैर इसमें आ गया। तो मतलब ग्लोबल सोशल मूवमेंट मतलब वो है जो ग्लोबल लेवल पे एक पर्टिकुलर ग्लोबल इशू को उठाने के लिए ग्लोबल सिविल सोसाइटी सामने आती है, ग्लोबल एनजीओ सामने आती है, ग्लोबल पीपल जो है कम्युनिटी सामने आती है, और वो एक पर्टिकुलर तरह के आइडेंटिटी
और नॉर्म से भी गाइडेड होते हैं, जो कि एक तरह से अभी के नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट होती है। दैट इज ग्लोबल सोशल मूवमेंट। अब ये विस्तृत सिलेबस के डिस्कशन के बाद चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स का, कोई पास तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये न्यू थीम है, इसलिए मैंने प्रोबेबल क्वेश्चन दिया है। जिस जो पहले के टॉपिक है उसमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन सीबीसीएस में आए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो सोचता हूँ एक क्वेश्चन हो सकती है, एनालाइज ग्लोबल पॉलिटिक्स बियॉन्ड इट्स कन्वेंशनल यूरोसेंट्रिक अकाउंट। ये मान लीजिए आपको घुमा हुआ भी लगता है, इसका मतलब यही है, सारे क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि आपको लिखना ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम एनालाइज या लोकेट जो है केवल यूरोप, यूरोप जब हम कहते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड आ जाती है, यूरोप में नॉर्थ अमेरिका भी आती है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आती है, तो यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत नहीं है। उसका लोकेशन जो है वो चाइना भी है, इंडिया भी है, मेसोपोटामिया है, एंशियंट सिविलाइजेशन है, ऑटोमान जो एम्पायर है वो है, तो इवन मंगोल इफेक्ट करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड इफेक्ट करता है, और कई कई चीजें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे जो है केवल 16 सेंचुरी के पहले जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो एक्चुअल थी वो डिटरमिन, उसका नॉर्म, उसका जो रूल्स, ये डिटरमिन जो है ओरिएंटल वर्ल्ड करता था, मुस्लिम वर्ल्ड करता था, चाइनीज वर्ल्ड करता था, और एंशियंट सिविलाइजेशन के जमाने से केवल जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, इनलाइटनमेंट हुई, और फिर कोलोनाइजेशन के थ्रू यूरोप ने जो पूरी दुनिया पे कब्जा किया, तब से जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स यूरोसेंट्रिक हो गई। तो इन सब की आपको एग्जाम्पल के साथ इसमें डिस्कस करनी है, लोकेट करना है ग्लोबल पॉलिटिक्स को बियॉन्ड यूरोप। देन ट्रेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल साउथ इन सेटिंग द ग्लोबल नॉर्म्स एंड रूल्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, इसको घुमा के पूछा गया है कि क्या केवल जो ग्लोबल नॉर्म्स एंड रूल है केवल क्या यूरोप सेट करता है? नहीं, यहाँ पे आपको स्ट्रेस करना है कि ग्लोबल साउथ भी करता है। जब हम अभी देख रहे हैं कि अब तो इंडिया G20 का लीडर के तौर पे, चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री के लीडर के तौर पे, एंड मुस्लिम वर्ल्ड भी अपने तरीके से जो है कई इस तरह के, जो साउथ ईस्ट एशिया है, आसियान वे के थ्रू, अपने स्टाइल के थ्रू, वो भी जो है ग्लोबल नॉर्म एंड रूल सेट करने में आगे बढ़ के जो है हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो है ऐसा कहना गलत है कि जितने भी नॉर्म एंड रूल बन रहे हैं सब यूरोप ही सेट कर रहे हैं, उसमें ग्लोबल साउथ का भी बहुत बड़ा रोल अब होते चले जा रहा है। एक समय में जब नॉन अलाइन मूवमेंट हुई थी तो ग्लोबल साउथ ने एक रास्ता दिखाया था, उसने जो है ये जो अलायंस की जो पॉलिटिक्स है, जो बाइपोलरिटी है, उसको नकार दिया था, और उसमें एक थर्ड ग्रुप बनी थी जिसमें खुद अपने एक तरह से कल ये न्यूट्रल होकर के केस टू केस बेसिस पे सैकड़ों कंट्री ने डिसाइड किया कि हम जो है किसी गुट में शामिल नहीं होकर हर इशू को एक तराजू पे तौलेंगे और तब किसी का समर्थन या नहीं समर्थन करेंगे। वहां से लेकर के न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर नियो जो है वो ग्लोबल नॉर्म सेट करने की कवायद थी। बाद में जो ग्लोबल गवर्नेंस में भी WTO और IMF में भी ग्लोबल साउथ ने काफ़ी रजिस्ट किया कि उनकी भी आवाज़ को सुनी जाए, उसमें काफ़ी चेंजेस भी ग्लोबल गवर्नेंस में हुए हैं। आज के समय में यदि आप देखेंगे, जो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो एक इंडियन है, मिस्टर बंगा है, अजय बंगा आई थिंक, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री के जो हैं वो हेड कर रहे हैं, और WTO की भी जो हेड हैं वो एक, मुझे लगता है शायद अफ्रीकन जो है वो लेडी हैं, वुमेन हैं, वो कर रही हैं, और वुमेन जो हैं वो IMF को भी हेड कर रही हैं। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या जो दबे कुचले लोग हैं या मार्जिनलाइज हैं, वो अब इन ग्लोबल गवर्नेंस की जो संस्था है उसमें उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है, उसको हेड भी करते हैं, और दुनिया जो है वो जो जो नॉर्म अपना रही है उसमें ग्लोबल साउथ का भी कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है, G20 के थ्रू एंड डिफरेंट जो ग्लोबल फोरम है, यूनाइटेड नेशन, उसके थ्रू। तो ये सब आपको इसमें लिखनी है। द डिस्कोर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स हैज बीन यूरोसेंट्रिक। ऑफ कोर्स जो हमें नैरेटिव दी गई है कि वेस्टफेलियन ट्रीटी से जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम उभर के आता है, और फिर कैसे जो है लीग ऑफ नेशन बनता है और कैसे यूनाइटेड नेशन बनती है, सब कुछ यूरोप, यूरोपियन वॉर, यूरोपियन पीस एंड ऑल, यूरोपियन थॉट, रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सारे यूरोपियन थॉट। In the light of this statement, discuss the historical contribution of Oriental world in the global politics. तो हिस्टोरिकली आपको एक स्केच करना है, जो आपको रीडिंग मटेरियल में काफ़ी है, कि एंशियंट टाइम्स में चाइनीज सिविलाइजेशन ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन,
मुस्लिम सिविलाइजेशन ने कैसे जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप किया था, और वो चलता रहा था काफी समय तक, मतलब 14-15 सेंचुरी तक चलता रहा, और उसके बाद जाके वो ध्वस्त होता है जब यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इनलाइटनमेंट और फिर कॉलोनाइजेशन होता है. The discourse of hegemony of Western world in global politics has been a recent historical phenomenon. यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये 16th-17th सेंचुरी की बात है, जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ और यूरोप ने जो है एक तरह से मिलिट्री वर्चस्व पूरी दुनिया पे स्टैब्लिश किया, और फिर कल्चरल वर्चस्व जो अभी भी जारी है. इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस a decentered and de-Eurocentric account of global politics highlighting the contribution of the Oriental world या global south. So, सभी क्वेश्चन का एक ही तरीके से आप तैयार कर सकते हैं कि आप एक बढ़िया नोट बना लीजिए कि हिस्टोरिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, चाइना, एशिया, मेसोपोटामिया, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मुस्लिम वर्ल्ड, ऑटोमन एम्पायर, ये सब ने कैसे जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट किया, कैसे जो है ये सब ढह गया, और कैसे यूरोप जो है वो सिरमौर बन गया 16-17 सेंचुरी में, और फिर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो डिस्कोर्स बनी, जो नैरेटिव बनी, जो ग्रैंड नैरेटिव बनी, वो कैसे यूरोसेंट्रिक हो गई. लेकिन कैसे फिर जो है आज के समय में जो ग्लोबल साउथ है वो अपने इकोनॉमिक पावर के चलते, अपने गवर्नेंस के चलते, अपने उदय होने के चलते, कैसे वो फिर से जो एजर्ट कर रहा है एज ए रूल सेटर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. इस चीज को जो है यदि आप एक नोट बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में आप उसको घुसा देंगे. मेरे फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि इस वीडियो में मैंने जो पहले के वीडियो के नोट्स मैंने नरेट किए थे उसको एज इट इज छोड़ दिया है. दूसरा, चूंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मैंने आपको बताया है मैं डिजिटल पेन भी यूज नहीं कर रहा हूं, तो इस दो और फ्री स्पेस जो रिकॉर्डिंग होती है वो आई होप कि यू विल बियर. और जैसा मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक लास्ट मतलब अटेम्प्ट है कि मेरे जो स्टूडेंट फोर्थ सेम के हैं जो ग्लोबल की एग्जाम कल देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और भी अन्य यूनिवर्सिटी में तो बाद में भी होगी, उनको कुछ फायदा हो जाए जो एक्चुअल पेपर देख के, एक्चुअल क्वेश्चन देख के, उस थीम वाइज पास्ट 3 इयर्स की, और जो चीजें मैं बोलूंगा उससे जो फायदा हो जाए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ दिस वीडियो. तो यहाँ पे हम लोग चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे. यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पार्ट है, लोकलाइजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, और उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री या पोस्ट कोलोनियलिज्म और सबअल्टर्निज्म के पर्सपेक्टिव से, जिसमें अमिताभ आचार्य को आप देख सकते हैं, और कैसे जो है जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश है. यदि उसको आप छोड़ दें, इस बार के लिए भी छोड़ दें, बाकी टॉपिक जो है पहले भी थे और काफी आसान है, तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे. उसमें से सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. चलिए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं नोट्स के थ्रू. जो कि मैंने पहले के वीडियो में बनाया था उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है, और फिर एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन भी. लेट अस बिगिन. अब आइए डी ग्लोबलाइजेशन थीम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे. बेसिकली ये एक तरह का एंटी ग्लोबलाइजेशन है. जब एंटी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं तो ये मत समझिए ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में. जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन है जो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं उसके अगेंस्ट में, वो ग्लोबलाइजेशन फॉर टॉप है तो ये ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बॉटम कहा सकता है. वो यदि ग्लोबलाइजेशन एक कल्चरल इंपेरियलिज्म है तो ये कल्चरल सिंथेसिस वाला ग्लोबलाइजेशन है. यदि वो जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ड्रिवन है तो ये इसका जो लोकेशन है इस ग्लोबलाइजेशन का वो मल्टीपल है, लोकल फॉर ग्लोबल है. So it can occur due to various factors such as protectionist trade policy, economic nationalism, geopolitical tension, global crisis. इन सब के चलते जो है डी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है. मतलब ग्लोबलाइजेशन डी लोकेट हो जाता है, डी सेंटर्ड हो जाता है, उसके कई कई जगह से वो निकलने लगता है, और इस तरह का जो ओवर आर्किंग जो वेस्टर्न ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन है उससे वो हट जाता है. डी ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व इंक्रीज बैरियर टू ट्रेड, उस फॉर्म में आ सकता है. वो रीजनल अलायंस बना के लोग आपस में रीजनल ट्रेड करने लगे, आसियान कंट्री, और रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दें, वो आ सकता है. सेल्फ रिलायंस की जो है वो बढ़ सकती है, जैसे इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे चलाने लगता है, और मैन्युफैक्चरिंग को जो है अपने यहाँ करने लगता है, लोकेट करने लगता है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड घट सकती है, थोड़ी से बैरियर जो है वो ट्रेड की बैरियर बढ़ाई जा सकती है, इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, और एक तरह का एक बैक ट्रैकिंग हो सकती है, बैक स्लाइडिंग जिसको कहते हैं वो भी हो सकती है ग्लोबलाइजेशन पे.
इसके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत जगह जो पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म है वो भी है, राइट विंगिस्ट पॉलिटिक्स भी है जिसमें कि नेशनल प्राइड को जो आगे बढ़ाया जाता है, टेरिटोरियलाइजेशन को जो है अच्छा माना जाता है और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को लोग गर्व से देखते हैं। ट्रेड वॉर और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकती है। कंसर्न अबाउट ग्लोबलाइजेशन के चलते जो जॉब लॉस हुई है, बिजनेस लॉस हुई है, इनकम इनक्वलिटी हुई है, उसको उसके चलते भी डीग्लोबलाइजेशन हो सकता है। और जो पैंडेमिक है वो भी डिसरप्ट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को। और वॉर भी जो है जैसे अभी वॉर चल रही है वो भी डीग्लोबलाइजेशन को हवा दे सकती है। इसको कैसे टैकल करेंगे? एक है कि आप सेल्फ रिलायंट बने, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाएं और रीजनल अलायंस करें। तो एक तरीके से आप यदि डीग्लोबलाइज होता है तो आपको एक फॉल बैक ऑप्शन जो है रहती है और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखें। इंडिया मुझे लगता है कि लगभग इन सब पे अच्छा काम कर रहा है। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया के तरफ झांकने की कोशिश है जो इस नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन से आगे निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अभी हम लोगों ने देखा एक अलग तरह की ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे कि हर कल्चर का समावेश है, जहाँ पे कि हर लोकेलिटी जो है वो ग्लोबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, जहाँ ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग जो है वो रूप नज़र आता है हर जगह। कल्चरल हेट्रोजनाइजेशन है, हाइब्रिड कल्चर है, ना कि कल्चरल होमोजनाइजेशन, जहाँ कल्चरल इंपेरियलिज्म ना होकर के कल्चरल रिकॉग्निशन है। उस टाइप की दुनिया की परिकल्पना पोस्ट ग्लोबलाइजेशन है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने लगभग कह दिया है। ये आप टेक्सचुअल है तो आप इसको पढ़ लीजिए, इन सब को पढ़ लीजिए। ऑफ कोर्स इससे एक खतरा ये है कि ये जो है ज़्यादा फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड दिख सकता है जहाँ रीजनल ब्लॉक डोमिनेट करेंगे ट्रेड एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट को। नौ एक और जो टॉपिक आपको दी गई है उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, वो है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी। जैसे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स का पॉलिटिक्स में कैसे रोल होता है इस पर है, और इन दोनों के चलते क्या आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे कि आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो पॉलिटिक्स में रोल है उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूज कर पाए। यही है पूरा का पूरा इसका मायने। जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए रसिया जो है हिस्टोरिकली कैसे अपने ज्योग्राफी को यूज करता है। जब नेपोलियन ने उस पर अटैक किया था तब भी रसिया ने अपनी डीप ज्योग्राफी के चलते उसको हराया था। इसी तरीके से जब हिटलर अटैक करता है तब भी डीप ज्योग्राफी, क्योंकि रसिया इतना विशाल कंट्री है कि उसको पूरा आशा है कि उसको कोई जीत नहीं सकता, यदि उसके अंदर कोई घुसेगा तो वो धस करके रह जाएगा। तो इस तरह के ज्योग्राफी का यदि आप पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, अमेरिका देखिए ज्योग्राफी को कैसे यूज करता है। अमेरिका को पता है कि किसी कंट्री से उसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है एक्सेप्ट मैक्सिको, जो कि एक बहुत पुअर कंट्री है, वो उस पर अटैक नहीं कर सकता है। तो उसको पानी के रास्ते से ही कोई कंट्री अटैक कर सकता है। इसलिए आप अमेरिका हमेशा अपने को बहुत स्ट्रांग और सुरक्षित समझता है क्योंकि उसको लैंड बॉर्डर है ही नहीं। इसीलिए वो कौटिल्य की भाषा में उदासीन कंट्री बना रह सकता है और मोस्ट पावरफुल कंट्री भी हो सकता है। तो वो अपनी ज्योग्राफी को यूज करता है। आप देखिए कि जो है मिडिल ईस्ट कैसे अपने ज्योग्राफी को यूज करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पूरे कंट्री जो है दो तरीके से ज्योग्राफी को यूज करते हैं। एक तो उनके पास ज्योग्राफिकली जो है तेल निकल आया तो उसके चलते उन्होंने दुनिया पे एक तरह से अपनी जो वर्चस्व बनाई, और दूसरा कि वो यूरोप और एशिया को जोड़ते हैं स्वेज कैनल के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू। तो उसका भी समझिए अभी हुती भी उसका यूज कर रहे हैं कि वो गोले बरसाते हैं जब कोई रेड सी से गुजरता है, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो उस पोजीशन को वो होल्ड करते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं कि कैसे ज्योग्राफी जो है वो आपके पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। So it examines how geographical features such as location, natural resource, terrain, and borders influence the behavior of a state and the dynamics of international relation. एंड जियो पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं? लोकेशन आपका कहाँ है, नेचुरल रिसोर्स कितना है, लैंड एंड सी बॉर्डर क्या है। लैंडलॉक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स बहुत अलग होता है जो सी कंट्री होते हैं। ज्योग्राफिक फीचर्स लाइक माउंटेन और रिवर वो भी बहुत बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करता है। जियो इकोनॉमिक्स, जैसा मैंने कहा कि इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स है। हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सॉरी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स नहीं, ये तो ओके, यस, ज्योग्राफिकल फैक्टर लाइक लोकेशन, रिसोर्स, ट्रेड इफेक्ट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमी को ज्योग्राफी कैसे जोड़ती है, और कैसे जो इकोनॉमिक टूल लाइक फ्री ट्रेड है, एग्रीमेंट है, सैंक्शंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर यूज्ड टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट। अभी आप देखिए कि अमेरिका कैसे इसको यूज करता है ईरान के अगेंस्ट, नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा करके। जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं
जब हम WTO के थ्रू कैसे अपने इंटरेस्ट को साधते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक के थ्रू कैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, तो इकोनॉमिक्स का कैसे जो है ज्योग्राफी से नाता और इन दोनों का मिल करके कैसे पॉलिटिक्स से नाता है, एंड जियो स्ट्रेटजी इन दोनों के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए जिससे कि आप जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अपने पूरा कर सकें, हाउ कंट्री ट्रांसलेट देयर ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक रियलिटीज इनटू फॉरेन पॉलिसी एक्शंस, दिस इज जियो स्ट्रेटजी। अब इसमें यदि प्रोबेबल क्वेश्चन देखें, क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो आपको कुछ मिलेंगे नहीं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सोचा है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो पॉलिटिक्स। ऑफकोर्स ये सबसे पहले तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जो है सब में आएगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी और मेजर पावर। ऑब्वियस है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे आपके ज्योग्राफी आपके फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर सकती है। अमेरिका का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इसी तरह इंग्लैंड भी दिखेगा जियो पॉलिटिकली जो है वो कितना उसको फायदा हुआ है। इंग्लैंड एक आइलैंड कंट्री है, इसके चलते क्या हुआ कि शुरू से उसने ये फील किया कि वो सुरक्षित है, यूरोप के मेन लैंड से कटा हुआ है, कोई उस पर यदि अटैक करेगा तो इंग्लिश चैनल के थ्रू कर सकता है। और यही रीजन रहा कि नेपोलियन उसको नहीं जीत पाया, आप समझिए, क्योंकि नेपोलियन उस पर टैंक नहीं भेज सकता था, केवल हवाई जहाज से अटैक कर सकता था, और वो लड़ाई वो जीत नहीं पाया। तो हमेशा से ज्योग्राफी ने जो है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया है, फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट किया है। वही फ्रांस जो है बेचारा बर्बाद हो गया क्योंकि वो लैंड बॉर्डर से जो है हिटलर के जर्मनी से सटा हुआ था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो इकोनॉमिक्स, वही है कैसे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के साथ मिलकर के जो है फॉरेन पॉलिसी या कंट्री को अफेक्ट करता है, उसके पॉलिटिक्स को। मेजर पावर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यूजेज जियो इकोनॉमिक्स टू फर्दर देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी हमने बताया कैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस, फ्री ट्रेड पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक एडजस्टमेंट प्रोग्राम लाइक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, नियो लिबरलिज्म को फैलाना, वॉशिंगटन कंसेंसस, IMF वर्ल्ड बैंक, इसका कैसे जो है डेवलप कंट्री यूज करते हैं, कैसे मतलब इकोनॉमिक, जैसे जैसे आप देखेंगे कि एक जियो इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं कैसे चाइना जो है वो लोन दे के ट्रेड डेट ट्रैप में जो है कंट्री, छोटी छोटी कंट्री को फंसाता है, अफ्रीका और साउथ एशिया के, और उसको जो है अपने पॉलिटिक्स के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज करता है। एनालाइज हाउ कंट्रीज यूज इकोनॉमिक टूल्स, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, for trade agreement, sanctions and foreign investment to serve their national interest, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। डिस्कस द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज बाय स्टेट टू अचीव देयर जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे स्ट्रेटजीज पे आ गया, क्या स्ट्रेटजी स्टेट अपनाते हैं। जैसे चाइना ने इकोनॉमिक्स में अपनाया है कि अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसको लिवरेज करके हम ढेर सारे लोन देंगे। दूसरा, उसने ये डिसाइड किया कि हम BRI जैसा ग्लोबल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू जो है हम जियो पॉलिटिकल अपनी स्ट्रेटजी पूरा करेंगे, जिससे कि हम एक तरह का उन कंट्री को जो हमारे फेवरेबल नहीं, लाइक इंडिया, उसको एक तरह से घेर लेंगे, और जो हमारे फेवरेबल कंट्री है उसके थ्रू हम BRI को, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू हम जो है अपनी वर्चस्व वहाँ पे बनाएंगे। तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है उस पर आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। Discuss how the concept of geopolitics, geoeconomics and geostrategy might play out in world with rising regional power and new technological advancement। तो जब नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं तो उससे सब कुछ बदल जाता है। एक बार यदि मान लीजिए हवाई जहाज का आविष्कार हो गया तो फिर आप सुरक्षित नहीं रह जाते हैं, इवन यदि आप एक आइलैंड कंट्री है, इस बात को समझिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जो है कोई यदि नई खोज हो जाए तो एक छोटी सी कंट्री, कोई मान लीजिए कि उसने सिलिकन खोज लिया और वो बहुत सुपर पावर हो गई, इस टाइप के हो सकते हैं। तेल का खोज हो जाने से जो है टेक्नोलॉजी, यदि तेल निकालने की हो गई तो उससे मिडिल ईस्ट कंट्री एक गरीब कंट्री से अमीर कंट्री बदल सकता है। यदि कल को अफ्रीका ने कुछ इस टाइप का कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया कि उसके मिनरल रिसोर्स से काफ़ी वो चेंज कर सकता है, तो वो बहुत ही अमीर हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांसमेंट से और रीजनलाइजेशन से जो है काफ़ी फर्क इन तीनों कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ सकते हैं। नोट आपको आ सकते हैं बहुत, यदि सेटर को लगेगा कि बहुत कठिन टॉपिक है तो नोट ऑन जियो पॉलिटिक्स, नोट ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड नोट ऑन जियो स्ट्रेटजी, तो एक नोट बना के रख लीजिए, वो हर जगह आप चिपका सकते हैं। अब आइए टेरिटोरियलाइजेशन एंड डी टेरिटोरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझे। जैसा मैंने बताया कि टेरिटोरियलाइजेशन क्या है, कि वर्ल्ड को जो है, ग्लोब को टेरिटरी में बांट लेना और उसको अपना एक पॉलिटिकल जो है एक सॉवरेन स्पेस डिक्लेयर कर देना, डिमार्केट कर देना। लेकिन ये केवल फिजिकल डिमार्केशन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल डिमार्केशन भी हो सकता है,
जहाँ पे कि आप ये कहें कि ये टेरिटरी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम को बियर करता है। यहाँ जो लोग हैं वो इस तरह से सोचते हैं, और जब उसको आप कंट्रोल करने लगे, उसको गवर्न करने लगे अपने तरीके से, अपने तरीके के इंस्टीट्यूशन से, और उसको आप एक तरह से compete भी करें कि हमारी टेरिटरी जो है वो इस मायने में सुपीरियर है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है टेरिटोरियलाइजेशन का है, एक तरीके से ये वर्ल्ड का विभाजन होता है, चाहे वो विभाजन फिजिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो। और फिर जो है वन अपमैनशिप भी ये डिनोट करता है, और कंपटीशन भी डिनोट करता है एक टेरिटरी का दूसरे टेरिटरी से। जैसा मैंने कहा, टेरिटरी कैन बी फिजिकल लाइक कंट्री और सिटीज, बट ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल स्टेट लाइक आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम का भी टेरिटराइजेशन हो सकता है। इसके ये भी डिनोट करता है कैसे आप एक फिक्स टेरिटरी में रूल्स नॉर्म्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उसको उस टेरिटरी से असाइन करते हैं। जैसे कि पैलेस्टीनियन जो भूभाग, तो जैनिस्ट भूभाग या ज्यूइश भूभाग, हिंदू भूभाग, लाइक दिस, इस टाइप की बातें आप कह सकते हैं। बुद्धिस्ट भूभाग टेरिटरी, इसका जैसे कि मैकिंडर ने कहा था हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड, वो भी कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। कैसे कुछ टेरिटरी जो है उसको आप हार्टलैंड मान सकते हैं, वो सेंटर मान सकते हैं, और कुछ टेरिटरी को रिमलैंड जो पेरिफेरी होते हैं, तो कोर पेरिफेरी का भी कॉन्सेप्ट। इसका सबका उल्टा जो है वो डी टेरिटोरियलाइजेशन है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ टेरिटरी, सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी आर चैलेंज, जो अभी हो रहा है, जहाँ पे कि ग्लोबल सोशल मीडिया जो है वो टेरिटरी को निगेट कर रही है, ग्लोबल फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो निगेट कर रही है, ग्लोबल टेररिज्म भी जो है टेरिटरी को निगेट करती है, और कई जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ऑल वो भी जो है उसको निगेट करती है। ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ जो है कई लोग कहते हैं कि डी टेरिटलाइजेशन है। तो इन सब पे थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए है। नेक्स्ट टॉपिक आइए। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है और मैं थकता भी जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इस पर काफ़ी आपको क्लास नहीं लिए हैं, तो मेरा कर्तव्य भी है कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया भी दें और तब आपको क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल्चरल फ्रेम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है। इसका मायने यही होता है कि कैसे कल्चर जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, कल्चरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कल्चरल लेंस है, वो कैसे जो है किसी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को अफेक्ट करती है, और इससे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे अफेक्टेड होता है। जो कल्चरल फ्रेम क्या है, जो बिलीव, वैल्यूज, नॉर्म, सिंबल एंड आइडेंटिटीज दैट शेप द बिहेवियर ऑफ स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर एंड इंडिविजुअल्स इन द इंटरनेशनल एरिना। कल्चरल फ्रेम्स आर द लेंसेज थ्रू विच पीपल इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्योंकि हम कल्चर के ही लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को जब देखते हैं तो अपने कल्चरल फ्रेम से ही देख पाते हैं, और हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि यदि आप एपिस्टेमोलॉजी लीजिएगा, नॉलेज कैसे आती है, तो या तो आपको एक्सपीरियंस से आती है, सेंस एक्सपीरियंस से आती है, अपने पास्ट लर्निंग से आती है, या जो आपके वैल्यू बिलीफ सिस्टम, जो कल्चर आपको दी गई है, उसके रेफरेंस से आप जो है लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उसी लेंस से हम जो है दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं, इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसलिए आप देखोगे कि चाइना जिस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स में आता है, कन्फ्यूशनिज्म में हायरार्की को अच्छा माना जाता है, लेकिन लिबरलिज्म में जो है हायरार्की अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोनों बहुत क्लास होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड कभी ये नहीं समझ पाएगा कि हायरार्की कैसे जो है बेनिवोलेंट हो सकती है, कैसे अच्छा हो सकता है। यदि चाइना ये मैसेज देने की कोशिश करता है वियतनाम को और छोटे छोटे और कंट्रीज को, कि हम जो है वो ऊपर रहेंगे, आप नीचे रहोगे, लेकिन आपका हित हम सुरक्षित रखेंगे, जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि उनका कल्चरल फ्रेम अलग है, चाइना का कल्चरल फ्रेम अलग है। तो ये प्रॉब्लम आती है। यदि इंडिया जो है वो ये समझाने की कोशिश करे कि धर्म जो है वो कैसे राइटियसनेस है, कैसे हमारी प्रॉपर्टीज है, और कैसे हमारा ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन, उसको हम छोड़ेंगे तो हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड बोलेंगे कि ये सेकुलरिस्ट नहीं है, तो उसको सेकुलरिज्म से जोड़ेंगे। तो ये कल्चरल फ्रेम का जो डिफरेंस होता है, उससे पूरा नजरिया जो है बदल जाता है। कल्चरल फ्रेम्स आर शेप्ड बाय सोसाइटीज हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, वैल्यू, बिलीफ एंड नॉर्म। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो शाश्वत सत्य है, इसको जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कल्चरल फ्रेम होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड नॉर्म्स, सिंबल्स एंड नैरेटिव, सॉफ्ट पावर्स, कल्चरल डिप्लोमेसी, ETCR इट्स कंपोनेंट्स। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बन सकता है और ये फैक्ट भी है कि कल्चरल जो फ्रेम है
उसके क्या कंपोनेंट है, नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनती है, वैल्यू एंड नॉर्म कैसे शेप होते हैं सोसाइटी के और कैसे वो यूज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, सिंबल्स एंड नैरेटिव्स कैसे जो गढ़े जाते हैं और वो कैसे यूज होते हैं, सॉफ्ट पावर क्या होती है जो कल्चरल पावर होती है, लाइक इंडिया की योगा है, ओल्ड सिविलाइजेशन है, डेमोक्रेसी है, एक तरीके का जो स्पिरिचुअलिज्म है वो है, कल्चरल डिप्लोमेसी, इन सब का एक रूप है जब डिप्लोमेसी में हम कल्चरल फैक्टर को यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चरल फ्रेम इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिप्लोमेसी। तो कल्चरल डिप्लोमेसी आपको यहाँ समझनी है, और यदि आप जब तक कि कल्चरल फ्रेम नहीं समझेंगे आप इफेक्टिव डिप्लोमेसी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कंट्री के बीच में कंफ्यूजन केवल इसलिए होती है और तानातानी होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कल्चर को नहीं समझते हैं। और मार्गेंथाओ का याद कीजिए कि आप अपने कल्चर को या अपने मोरल नॉर्म को दूसरे कंट्री पे कभी इंटरनेशनल रिलेशन में थोप नहीं सकते। सो कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे यूज होती है फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कोऑपरेशन इन द डाइवर्स एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ये आपको इसमें लिखना है या आपको समझना है। यदि हम इस पे क्वेश्चन देखें 2025 एनईपी में, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डी ग्लोबलाइजेशन, हाउ इज इट हिट ए चैलेंज टू, हाउ इज इट हिट, गलत है और ये मिसप्रिंट है, हाउ इज इट ए चैलेंज टू ग्लोबल। देखिए इसमें जो अभी जो ट्रम्प ने किया है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है, आप उसको भी दे सकते हो। अमेरिका फर्स्ट, और कैसे उन्होंने अपनी ट्रेड बैरियर बढ़ा ली, की जो इंपोर्ट है उस पे कस्टम ड्यूटी या टैरिफ को उन्होंने काफी ज्यादा कर दिया। ये क्या था, ये डी ग्लोबलाइजेशन है। सभी कंट्री जो है, अमेरिका फर्स्ट तो इंडिया फर्स्ट, यूरोप फर्स्ट और आसियान फर्स्ट यदि होने लगे, और सभी कंट्री जो है वो ग्लोबलाइजेशन से हट के वो रीजनलिज्म पे देखने लगे, इनसाइड देखने लगे, या आसपास के कंट्री नेबरहुड और आसपास के को देखने लगे। दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल सप्लाई चेन उल्टा बहाव है, दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रम्पियन वर्ल्ड में ये बिल्कुल दिखता है। तो आप अभी के जो कॉन्टेक्स्ट में तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, आप ट्रम्प का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ये जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जब सबसे बड़ा जो कंट्री है जिसने कि इस दुनिया को दुनिया दी है, अमेरिका, यदि वही अपनी शटर गिरा लेता है, वही डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता है, यदि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की धमकी देता है, निकल भी जाता है, यदि वो क्लाइमेट चेंज एकॉर्ड से अपने को तोड़ लेता है, यदि वो न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई थी उससे हट जाता है, कितनी ही चीजों से, ग्लोबल फोरम से यदि वो हट जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन इतनी कमजोर पड़ती है, और फिर उससे एक तरह का आइसोलेशनिज्म, या आप कह सकते हो दुनिया के अपनी अपनी जो दीवारें खड़ी करने की, वो शुरू हो जाती है, और उससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे भी बहुत असर पड़ता है। क्योंकि यदि सभी कंट्री इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो स्पिल ओवर इफेक्ट भी नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, कमी, समय की कमी के चलते। टेरिटोरियलाइजेशन, टेरिटोरी को मतलब प्राइम इंपॉर्टेंस देने की जो एक थॉट है, बिलीफ है, या जो सिस्टम है, उसको टेरिटोरियलाइजेशन कहते हैं। और वो जो है केवल एक फिजिकल बाउंड्री तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये सोच भी है कि ये यदि हमने एक बाउंड्री बना दिया, ये तो ये अमेरिका है, ये इंडिया है, लाइक दैट, ये सोच भी है। इससे जो है आपका क्वेश्चन है कि हाउ द ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डी टेरिटोरियलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने उसको जो है कम किया, इसलिए डी वर्ड लगा हुआ है, मतलब बॉर्डरलेस वर्ल्ड होने की तरफ हम बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन होने पे। चीजों का जो गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो पलक झपकते ही बॉर्डर क्रॉस करने लगते हैं। गुड्स थोड़े कम तेजी से, लेकिन फाइनेंसेस और सर्विसेज एकदम लाइटनिंग तेजी से। लेकिन आदमी को ट्रेवल करना, जिसको माइग्रेशन कहते हैं या इमिग्रेशन, वो उतना आसान अभी भी नहीं है। टेरिटोरियलाइजेशन जो है वहां पे तो दीवार बन के खड़ी होती है, बॉर्डर कंट्रोल होता है, पासपोर्ट और वीसा होती है। एक और तरीके से जो है टेरिटोरियलाइजेशन ने जो है अभी सर उठाया है पूरी दुनिया में। जो हर कंट्री, खास करके जो डेवलप्ड है लाइक अमेरिका, यूरोप, वो अपनी बाउंड्री को और कड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों की ये भावना है कि एशिया से, साउथ एशिया या ग्लोबल साउथ के लोग, गरीब लोग आकर के और हमारा हक छीनते हैं। इस थॉट ने जो है वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट में काफी बड़ा बहाव खड़ा किया है।
तरह का मूवमेंट, और उसके चलते जो फार राइट पार्टी हैं इटली से लेके फ्रांस, जर्मनी, इवन इंग्लैंड में अब जो है काफी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि वो रोकना चाहती हैं, वो टेरिटोरियलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं। टेरिटोरियलाइजेशन जो है डी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जितना ही ज्यादा डी ग्लोबलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा टेरिटोरियलाइजेशन होगा, और उसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो जब जब अभी ट्रम्पियन वर्ल्ड में जब हम बैक स्लाइडिंग हो रही है ग्लोबलाइजेशन की, तो टेरिटोरियलाइजेशन भी बढ़ रहा है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज? देखो, ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरीके से तो एक तूफान है, जिसमें कल्चर भी, जो डोमिनेंट कल्चर होती है, वो जो 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 सबऑर्डिनेट कल्चर होती है उस पे सर चढ़ के बोलती है। आप देखो कि पूरी जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुई, तो उसको आप अमेरिकनाइजेशन भी कह सकते हो। कई लोग तो उसको मैकडोनाल्डाइजेशन एंड पिज्जा हट्टाइजेशन भी कहते हैं। आप पूरे दुनिया में देखोगे ब्लू जींस एंड यूएस की जो पोलो शर्ट एंड पिज्जा हट, केएफसी, बर्गर किंग, मैकडोनाल्ड, ये सब का छा जाना, अमेरिकन लाइफ, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और बॉलीवुड की जो सीरीज एंड ऑल, उसकी नॉवेल, उसके थॉट और उसकी जो लाइफ स्टाइल है, वो पूरी दुनिया में छाती है। और इससे जो है क्या होती है, जो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो जो यूनिक आइडेंटिटीज हैं आसियान कंट्रीज की, या साउथ एशियन कंट्री के, अफ्रीकन कंट्रीज की, मिडिल ईस्ट की, वो उस कल्चरल भाव में, जैसे जो एक तरह से नदी जब उफान पे आती है तो वो बहने लगती है, और हर जगह आपको एक जैसा दिखने को कल्चर लगेगा, जिसको आप कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं। तो कल्चरल आइडेंटिटी को ये कई तरीके से इम्पैक्ट करती है ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका जो अच्छा इम्पैक्ट भी आपको लिखना चाहिए वो है हाइब्रिड कल्चर का होना, या मिक्स्ड कल्चर का होना, जहां पे कि आपको मिडिल ईस्ट और यूरोप, इसकी जो एक मिक्स कल्चर भी दिखेगी, जो यूरोप में भी दिखेगी, मिडिल ईस्ट में भी दिखेगी, जिसको आप कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, और हेट्रोजेनिटी भी कह सकते हैं। मतलब, और कल्चरल आइडेंटिटी कई बार जो है वो उठ खड़ी होती है इस कल्चरल होमोजेनाइजेशन के अगेंस्ट में, और वो काफी लोग उससे अपने को आइडेंटिफाई भी करने लगते हैं। कई बार अपने कल्चर को आप भूले रहते हैं, लेकिन जब आपको थ्रेट आती है ग्लोबलाइजेशन में डोमिनेंट कल्चर का, तो अपने कल्चर की आइडेंटिटी को आप ज्यादा महसूस करते हो और उसको बचाने की कोशिश करते हो। तो उससे कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा बलवती भी होती है, ईस्ट आउट होती है, या टू द फोर आती है। ये सब भी आपको इसमें लिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन इसमें था। एक क्वेश्चन डी ग्लोबलाइजेशन पे, दूसरा टेरिटोरियलाइजेशन एंड डी टेरिटोरियलाइजेशन पे, और थर्ड जो है कल्चरल फ्रेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कैसे ग्लोबलाइजेशन कल्चर आइडेंटिटी को इम्पैक्ट करता है। यदि 2024 में देखें तो व्हाट इज डी ग्लोबलाइजेशन, हाउ इज ए चैलेंज टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे आपको एक अजीब सी बात लगेगी कि 2025 एनईपी और 2024 के एनईपी काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, बट कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे सेम है, जैसे कि ये क्वेश्चन, what role does international economic institution play in global politics? ये क्वेश्चन बहुत घिसा पिटा पहले से है। आपको यहाँ पे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, ये जो 3 मेजर इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के और ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के, उसके रोल को लिखना है, और वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करती है ये आपको लिखना है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप देखो, जो ग्लोबलाइजेशन हुई, जिसमें कि पूरी दुनिया में अमेरिकन जो नियो लिबरल थॉट था वो फैला, तो वॉशिंगटन कंसेंसस बनी, वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो यूएसए की थी उसके बीच की कंसेंसस, वो पूरी दुनिया में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के नाम पे जो है पूरी दुनिया में उसको लागू किया गया, इंडिया में भी, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा गया। तो आप समझ सकते हो कि वो जो किया गया, ये एसएपी, वो आईएमएफ ने करवाया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जो नियो लिबरल वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, उसके 3 पिलर यदि आप देखें, इंस्टीट्यूशनल पिलर, तो ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूटीओ है। उसमें आपको ये भी लिखना चाहिए कि कैसे ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक गवर्नेंस के हैं, अमीरों के पक्ष में काम करते हैं, जो गरीब देश है उनकी सुनी नहीं जाती है, उनकी वहां पे उस तरह से रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन या आवाज नहीं है। ये बात भी आपको लिखना चाहिए। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट है, जो मैंने कहा कि 2024 और 25 रिपीटेड है।
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप देखिए कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बगैर सोच भी आप नहीं सकते थे। आज यदि हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजन प्राइम देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं, तो इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जो सोशल मीडिया है, ट्विटर या एक्स जिसको कहते हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऑल आप यदि आप देखें तो ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ है टेक्नोलॉजिकल, उसका ही परिणाम है कि इस तरह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड हमें दिखता है। तो ये आपको उभारना है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ग्लोबलाइजेशन हैंड इन हैंड चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन टेक्निकल एडवांसमेंट को भी काफी जो है इफेक्ट करता है पॉजिटिवली, क्योंकि ग्लोबल कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन होती है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के चलते ही बेस्ट ब्रेन जो है वो सिलिकॉन वैली में पहुंचते हैं, और वहां पे चैट जीपीटी से लेके क्लाउड एंड ऑल जो है वो क्रिएट होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल। इसके अलावा जब एक बार ये क्रिएट होती है तो वो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, वो इंटीग्रेशन को, इंटरकनेक्टेडनेस को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अदर जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो जिसको आप टेंजिबल या फिजिकल टेक्नोलॉजी कह सकते हो, लाइक जेट एयरवेज, उसने भी बहुत मदद किया है। ट्रांसपोर्ट जो इतनी ज्यादा विकसित हुई जिसका पार्ट एयरवेज है, उसने भी ग्लोबलाइजेशन को काफी बढ़ाया है। इसके अलावा बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी आई है, स्विफ्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यूपीआई टाइप की जो चीजें ग्लोबल एरिना में इसको डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं, उसने भी ग्लोबलाइजेशन को काफी बढ़ाया है। हाउ हैव इनोवेशन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड ग्लोबल इंटरकनेक्टेड, ये हमने बताया अभी आपको। 2023 में है, ग्लोबलाइजेशन इज ए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अपॉन ऑल अदर कल्चर्स, एंड इन कल्चरल वॉर देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर सिविलियन, देयर आर नो इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड, इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट। ये सुनने में आपको लगता होगा क्वेश्चन ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन इसका स्ट्रेट क्या है? ये हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। बस सीधा आपको जो यहाँ लिखना है वो ये यहाँ लिखना है। ये ब्ला ब्ला है, इसका कहने का मतलब है कि डिफरेंट जो कल्चरल डिफरेंट आइडेंटिटी है उसको ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन का खतरा होता है, और कैसे कल्चर अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हाइब्रिड कल्चर बनता है, कैसे हेट्रोजेनिटी आती है, और कैसे होमोजेनाइजेशन से हम बच सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन 2023 में था, आइडेंटिफाई द मेजर चेंजेस इन ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी पॉलिटिक्स से गाइडेड होती है। कोई भी इकोनॉमी पॉलिटिक्स के बगैर तो होती भी नहीं है। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या, या हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, जो हेरोल्ड लासवेल ने कहा, ये सब पॉलिटिकल इकोनॉमी का पार्ट है। यदि ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी देखें पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, तो वहां वॉशिंगटन कंसेंसस आती है, मतलब कि क्या बेस्ट है इकोनॉमिक मॉडल, वो अमेरिका लेके आता है, और आईएमएफ के थ्रू, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू पूरी दुनिया में वॉशिंगटन कंसेंसस को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तौर पे लागू करवाता है। और इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो मेन फीचर है वो है फ्री ट्रेड, एंड जो अपने यहाँ डोमेस्टिक एरिना में प्राइवेट सेक्टर को आगे लेना, स्टेट को पीछे ले जाना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना, लाइसेंस परमिट राज को खत्म करना, और फिस्कल डेफिसिट कम करना, इंटरेस्ट रेट कम करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, पूरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को हर जगह जाने का मौका देना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को अपने यहाँ जगह देना, जो एफडीआई के रूप में या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करें। मतलब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर आगे है, पब्लिक सेक्टर पीछे जाए, मार्केट आ गया है और गवर्नमेंट पीछे जाए। ये ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको हम कह सकते हैं नियो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी, और जिसके तीन पिलर थे, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ, यही आपको इसमें लिखना है। तो एक तरीके से जो ये है ना, व्हाट डज इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन प्ले इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन दोनों लगभग एक जैसा है। जो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है ना, वो मतलब ये है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशू, क्योंकि ये पहले भी था। पहले भी माइग्रेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सब था, इसलिए आपको ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने पहले के क्वेश्चन को एज इट इज जो नैरेटेड थी 2 साल पहले, मैंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो काफी आपके लिए यूजफुल है, सभी के लिए, चाहे डीयू हो चाहे अदर।
और जो नए क्वेश्चन आए हैं उसको हमने फिर से डिस्कस किया इस वीडियो में। इसमें देखिए नए क्वेश्चन जो है इकोलॉजिकल इशू या क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट में देखिए 2025 में जो क्वेश्चन है वो देखिए इकोलॉजिकल इशू हैव बिकम ए ग्लोबल चैलेंज। कौन बोलेगा नहीं, मतलब ये तो इस स्टेटमेंट है। हाउ हैज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एड्रेस द इशू थ्रू मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये तो मैंने अपने गाइड में, जो पुरानी गाइड है और वीडियोस में भी, आई होप कि आप सारे वीडियो आप लोग देख रहे होगे, आई होप नहीं तो आप अपने साथ इंजस्टिस कर रहे हो। क्लाइमेट चेंज पे मैंने बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अभी आप देखिए ना क्या गूंज होती है पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेके। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो गई प्री इंडस्ट्रियल एरिया से तो हैवोक आ जाएगी, 1.5 पे रोकना है। क्लाइमेट अकॉर्ड होती है, सीओपी होती है हर साल, जैसे पिछली साल जो है बेलम ब्राजील में हुई, उसके पहले बाकू में हुई, उसके पहले दुबई में हुई, ऑल। इस पे इतनी ज्यादा इस बार का पता है ना, सीओपी जो है टर्की में हो रही है, ये भी पता होना चाहिए। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। तो ये ग्लोबल जो है इकोलॉजिकल इशू ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। इकोलॉजिकल डिवास्टेशन, कहीं पे अमेजन बेसिन खतरा, अमेजन रिवर के बायोडाइवर्सिटी को खतरा होना, कहीं पे बड़ी बांध से खतरा होना, कहीं पे माइनिंग से पूरे दुनिया में खतरा होना, या बिग जो इंडस्ट्रीज आते हैं उसके चलते खतरा होना, अर्बनाइजेशन से डिफोरेस्टेशन होना, ये सब जो है और उन सब का मिला जुला रूप जो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वो तो पूरी दुनिया में जो है उसका असर है। तो ये ग्लोबल चैलेंज बन चुका है, तभी तो पूरी दुनिया परेशान रहती है। हाउ हैज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एड्रेस थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं 1972 में, पहली जो है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट होती है स्टॉकहोम में। और उसके बाद कैसे जो स्टॉकहोम +20 इसको रियो अर्थ समिट कहते हैं, वहाँ एजेंडा 21 फ्रेम होती है, वहाँ पे UNFCCC होता है। और वहीं से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की शुरुआत होती है, वहां पे प्रिंसिपल अपनाया जाता है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मेजर पड़ाव जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल आता है 1997 में, जहां लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट डेवलप कंट्री को दिया गया, कभी ठीक से लागू हुआ नहीं। और सबसे मेजर जो फिर उसके बाद एग्रीमेंट आती है वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है 2015 में, इसमें COP21 भी हम कहते हैं, जिसमें कि नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, NDC का। इन सबको आपको इसमें लिखना है और उसके चैलेंजेस भी लिखने हैं। 2024 में क्वेश्चन है इकोलॉजी हैज बीन ए विक्टिम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे इसका सीधा मतलब क्या है, थोड़ा घुमा हुआ है। सीधा मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन से इकोलॉजी पे क्या असर पड़ा है। बहुत सारे। पहली तो ग्लोबलाइजेशन चूंकि फ्री ट्रेड है, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए जो है एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमरिज्म की जाती है, लोगों में चाहत पैदा की जाती है, वांट पैदा की जाती है। और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो अर्थ के हैं, चाहे ऑयल हो, गैस हो, मिनरल हो, रेयर अर्थ मिनरल हो, चाहे लकड़ी हो, पानी हो, सबका इस्तेमाल होता है चीजों को बनाने में। और ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, फॉरेस्ट को किया जाता है, वुड को किया जाता है। और ये एक मेजर जो है चैलेंज गई है इकोलॉजिकली। ग्लोबलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, इस जितना ज्यादा ही कंज्यूमरिज्म बढ़ेगी उसके चलते, और जितना ही ग्लोबल सप्लाई चेन में चीजें दौड़ेंगी, गुड्स, उतना ही जो है नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन होना निश्चित है, और उससे इकोलॉजी इफेक्ट होगी ही होगी। तो इस पे आपको फोकस करना है। नोट है क्योटो प्रोटोकॉल पे। क्योटो प्रोटोकॉल जैसा मैंने कहा कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जिसमें कि लीगली बाइंडिंग टारगेट जो है डेवलप कंट्री को दी गई थी, लेकिन वो कभी जो है डेवलप कंट्री के दबाव में ठीक से लागू हो नहीं पाई। 1997 में ये बनी थी, मतलब ये अडॉप्ट हुआ था, लेकिन 2005 तक इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया था। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन भी इतना टार्डी रहा, इतना धीमा रहा, अंत में समझिए ये फेल ही हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि केवल डेवलप कंट्री को टारगेट दी गई थी और उनको वो रिसेंट कर रहे थे। इस पे आपको थोड़ा लिखना है। अब आइए जो डिफरेंट समस्याएं हैं वो वाला पोर्शन हम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट लीजिए इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट की जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो ग्लोबल कॉमन प्रॉब्लम कहते हैं, जो मिल के ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अलग से आप नहीं कर सकते हैं इसको। 2023 ये CBCS सब की क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज बिकम द ग्लोबल चैलेंज। कौन बोलेगा नहीं, तो आसान है। हाउ द ग्लोबल कम्युनिटी एड्रेस द इशू थ्रू मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इस पे जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुए हैं, अभी कॉप भी जो हो रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, क्योटो प्रोटोकॉल है, आप इवन अंटार्कटिका ट्रीटी से लेके और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेके रियो अर्थ समिट, सब का जिक्र कर सकते हैं। ये मेरे गाइड में, जो ऑफिस ओल्ड गाइड है ग्लोबल पॉलिटिक्स की सेमेस्टर 4 का, उसमें आपको पूरी तरह से मिल जाएगा।
2022 का क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर इकोलॉजिकल इशू इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द इशू ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो हम लोग सब जानते हैं ग्लोबल कॉमन्स क्या है, जैसे एटमॉस्फेयर है, डीप सी है, हाई सी है, अंटार्कटिका है। ये सब ग्लोबल कॉमन्स हैं जो कि किसी भी कंट्री का नहीं है, सबका उस पर समान अधिकार है। लेकिन क्या समान अधिकार होता है क्या? आउटर स्पेस में क्या आप रॉकेट भेज सकते हैं यदि आप गरीब कंट्री हैं? कौन कौन रॉकेट भेजता है? डीप सी में एक्सप्लोरेशन क्या आप कर सकते हैं यदि आपके पास साइंटिफिक या इकोनॉमिक ताकत नहीं है? तो ये जो इशू है, और मान लीजिए कि अभी स्पेस में जो एक्सप्लोरेशन है या उसका दोहन करना है वो वही कंट्री कर रहे हैं जो अमीर हैं, तो गरीब कंट्री का कहाँ से है स्पेस एक्सप्लोरेशन में? तो ये सब इशू जो है ग्लोबल कॉमन्स की है। 2021 में है, डिस्कस द मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल कॉमन इशू। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है ये क्वेश्चन है। तो आसान है ये, आप मेरे जो ओल्ड गाइड है मैं फिर से कह रहा हूँ उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसमें जो इन्वायरमेंटल चैप्टर, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट एंड इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए। यदि हम न्यूक्लियर वेपन इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा देखें, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो 2025 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेलुएट द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हाउ फार हैज इट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इफेक्टिवली। अभी तो इसका बर्निंग एग्जांपल है ईरान। देखिए, ईरान ने एनपीटी साइन किया। एनपीटी क्या थी कि भाई 5 कंट्री जो हैं वो न्यूक्लियर हैब हो गए हैं। जिस समय में ये आया था 1968 में आया था, 1970 में लागू हुआ। उस समय में जो 5 कंट्री थे, यूएसए और रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये थे कि भाई इसके बाद कोई और नहीं बनेगा। तो ये तो अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो इसको इंडिया ने नहीं माना, पाकिस्तान ने नहीं माना, इज़राइल ने नहीं माना, नॉर्थ कोरिया जो इससे बाहर निकल गई, तो इतने कंट्री तो इसको माना ही नहीं। तो एक तरह से ये फेल ही हुई, क्योंकि सब कंट्री जो है, ये सब कंट्री ना न्यूक्लियर हो गए, इंडिया भी न्यूक्लियर, पाकिस्तान, इज़राइल सभी न्यूक्लियर हो गए। ईरान ने एनपीटी साइन किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है जारी रखा यूरेनियम को इनरीच करना, और उसके भी कितने बवाल हुए आप जानते हैं। जेसीपीओए हुआ 2015 में, आपको लिखना है। उससे ट्रंप अलग हो गए, और उसी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देना है, एनपीटी की जो इथोस है उसको रक्षा करना है, उसके चलते ही जो 2 बार इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे। एक तो जून 2025 में किया, 12 दिन के वॉर, और फिर अभी जो है महीने से जो वॉर चल रही है उसका मेन इशू ये है कि आपको न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। तो आपको ये लिखना चाहिए कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है शुरू से, इंडिया ने इसलिए इसको नहीं माना, और ये कदापि सक्षम नहीं है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्री। क्योंकि यदि आप डिस्क्रिमिनेशन पे चलोगे तो हर कंट्री जो है, क्योंकि आप धमकाते हो, आप ये लिखते हो कि एक पूरी सिविलाइजेशन जो है उसको गायब कर दी जाएगी, न्यूक्लियर बम का ही तो धमकी होता है। कई लोग कहते हैं कि यदि आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम होता, कभी उस पर रसिया ऐसा ब्रूटल अटैक नहीं करता। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होता तो उस पर कभी इसराइल और अमेरिका मिलकर ऐसा ब्रूटल अटैक नहीं करते। इससे आप क्या साबित होता है कि एनपीटी जो है वो कभी जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक कुछ कंट्री के पास होगा और वो दूसरे कंट्री को धमकाते रहेंगे और अपर हैंड रखेंगे, बोलेंगे मेरे पास कार्ड्स है तेरे पास नहीं है, तब तक हर कंट्री, टेक्नोलॉजी सबको सुलभ है। जब इंडिया बना सकती है, पाकिस्तान बना सकती है, तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? कोई भी बना सकता है, पैसे भी उतने नहीं लगते हैं। तो इसके चलते ये एकदम फेलियर है एनपीटी, यही आपको कहना है। 2024 में सेम जो है लगभग है, डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड इट्स चेंजिंग रोल फ्रॉम द डे ऑफ इट्स क्रिएशन टू द प्रेजेंट डे। अब जो चेंजिंग रोल है ना, उस पर आप थोड़ा लिख सकते हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था। ये डिस्क्रिमिनेटरी था, ये रोकना था। इसका ये कहना था कि ये एक तरह का हॉरिजेंटल जो है ना वो रोक थी, वर्टिकल नहीं। मतलब जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो चाहे तो अपने बॉम्ब की संख्या बढ़ाते जाए, मतलब इसमें कोई इशू नहीं। मतलब आप वर्टिकल जो है जितना चाहो उतना तरक्की करो न्यूक्लियर में, लेकिन आपको हॉरिजेंटल प्रोलिफरेट नहीं करने देंगे। एक तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी। दूसरा ये था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी था, मतलब 5 कंट्री के पास जो हो गए, जिसके पास हैब है वो हैब्स ही रहेंगे, और जो नॉन नॉट हैब है वो नॉट हैब ही रहेंगे। तीसरा इसमें ये रहा कि इसको लागू करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। लेकिन वो इतनी कारगर नहीं होती है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है छिपे छिपे लोग बनाते हैं। जैसे ईरान जो है पहाड़ों के नीचे एकदम खाई में, मतलब बहुत नीचे रहती है, वहां बॉम्ब भी नहीं आपको बर्बाद कर सकते हैं, और बहुत छुप के करते हैं। इंडिया ने भी छुप के किया, सब करते हैं, पहाड़ियों में ही करते हैं। तो इसके चलते जो है इसको देख रेख करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और इसका जो रोल है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, एक तरह से ऐसे भी चेंज हुआ है
कि जो न्यूक्लियर हैब्स है उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि तुम पीसफुल यूज करना चाहते हो न्यूक्लियर बॉम्ब का तो हम आपको हेल्प करेंगे, और ऐसे में आईएईए के निगरानी में आप पीसफुल उसका न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी कंट्री इस तरह के सिविल न्यूक्लियर डील या एग्रीमेंट को साइन करती है वो आईएईए के निगरानी के दायरे में आ जाती है। जैसे ईरान भी जेसीपीओए के थ्रू जो है, जब वो उन्होंने साइन किया था 2015 में, तो आईएए की निगरानी में आ गई थी। तो ये सारी बातें आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन ये भी लिख सकते हैं कि ये कितना डिस्क्रिमिनेटरी और कितना बड़ा फेलियर है। 2023 में क्रिटिकली इवेल्युएट द मेन प्रोविजंस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगेन वही कि हॉरिजॉन्टल जो है वो रोकना था, वर्टिकल नहीं। हाउ फार हैज इट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इफेक्टिवली? तो खिसा पिटा एकदम इसी में देखिए रिपीट हो गया, आपको इसको निगेटिव में लिखना है। सेकेंड थीम इसमें जो ग्लोबल प्रॉब्लम में है वो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। इन्होंने पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको एक हिस्टोरिकल वे में लेके चलना है कि कैसे 1968 में जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है। उसके भी पहले आपको जो है कैसे अमेरिका फर्स्ट कंट्री बनता है न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने वाला, और उसको वो गिराता भी है हिरोशिमा नागासाकी पे। और फिर एक होड़ चलती है कैसे कुछ समय बाद ही रसिया जो है न्यूक्लियर कंट्री बनता है, फिर यूके बनता है, फिर चाइना, जब फ्रांस, सभी न्यूक्लियर कंट्री बनते हैं। और बाद में तो इवन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और ईरान भी बनने की कोशिश अभी कर रहा है, शायद बना है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक आपको हिस्टोरिकल ट्रेस करना है कि न्यूक्लियराइजेशन कैसे दुनिया का हुआ। फिर आपको जो है कोल्ड वॉर एरा में कैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार, मतलब फैलाव, कैसे जो है एक न्यूक्लियर जिसको कहते हैं वन अपमैनशिप हुई कि आपके पास में इतने न्यूक्लियर वॉर हैं तो हमारे पास इतने होंगे। यूएसए एंड यूएसएसआर कैसे एक न्यूक्लियर जिसको आप कह सकते हैं आर्म रेस में वो लोग पड़ गए, और उससे दुनिया कैसे ब्रिंक पे पहुंच गई थी, जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उस साय में जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो दुनिया में जो इतने न्यूक्लियर वेपन रह गए और इतने न्यूक्लियर कंट्री हो गए, तो क्या अभी क्या सिचुएशन है, उससे क्या सिचुएशन उभर के आती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में है क्रिटिकली इवेल्युएट द मेन प्रोविजंस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो न्यूक्लियर नॉन एनपीटी जो है 1968 में स्टार्ट हुई, 1970 में साइन हुई। उसमें ये था, एक अजीब सी ट्रीटी थी कि जिनके पास है बस वही उनके पास रहेगी, अब आगे नहीं होगा। ये उसी तरह की ट्रीटी हुई कि जैसे कई आप देखोगे कि ट्रेन में बहुत भीड़ है तो आप खिड़की के रास्ते घुस जाते हो, किसी तरह सीट ले लेते हो और सबसे पहले खिड़की को बंद करते हो कि अब आगे कोई नहीं घुसेगा। तो कोई भी इसको जस्टिफाइड नहीं मान सकता है, इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। हाउ फार हैज इट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन इफेक्टिवली? थोड़ा बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोलते हैं, एनएसजी। और उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो कंट्री न्यूक्लियर नहीं है उनको हम न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, उनको हम नॉलेज नहीं देंगे, नो हाउ नहीं देंगे, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं देंगे। इसके अलावा एक और बनाई गई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए। उसको इंस्पेक्ट करने कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना रहे हो कोई कंट्री, केवल न्यूक्लियर पावर जो है वो यूज हो, पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एटॉम का। तो इन सब के थ्रू जो है उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होता नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि खुद खिड़की के रास्ते ट्रेन में घुस के यदि आप खिड़की बंद करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होता है, लोग रजिस्ट करते हैं। इसके चलते न्यूक्लियराइजेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूक्लियर बना, उसके बाद पाकिस्तान बना, इसराइल बना, नॉर्थ कोरिया बनी, ईरान भी शायद बन चुका है, और कई कंट्री न्यूक्लियर बनने की पूरी कोशिश चोरी छुपे भी करते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। 2022 में है व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। मतलब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब कैसे न्यूक्लियर वेपन का प्रसार होता है, कैसे ये फैल जाती है, कैसे एक कंट्री न्यूक्लियर होता है और फिर दुनिया की करीब 7-8 कंट्री हो जाती है और हर कंट्री जो है न्यूक्लियर होने की तमन्ना करने लगता है। ब्रीफली एसेस द एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मेजर सिंस 1967। तो इसमें आपको एनपीटी लिखना चाहिए, उसका पूरा आप डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन। फिर सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो हुई थी वो भी इनइफेक्टिव हुई, इंडिया ने उसको भी साइन नहीं किया। और फिर अभी हाल में TNPW कुछ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यूएन के एजीज में हुई है, वो भी 2019 में, वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है।
इसमें इश्यू ये है कि इसलिए नहीं होती है कि यदि दुनिया में इतनी ताकत हो कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट कर दे, मतलब कि जिसके पास भी 100% ट्रांसपेरेंटली उसको खत्म करके समुद्र में डुबा दे और कोई फिर कभी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, तब तो हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो यदि आप रखोगे और दूसरे को नहीं बोलोगे तो ये पावर इम्बैलेंस कोई कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए इफेक्टिव नहीं होती। 2021 में है डिस्कस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अगेन क्या है, मेक एन असेसमेंट ऑफ मेजर एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मेजर। तो ये सब क्वेश्चन एकदम सेम है। तो इसमें क्या है, केवल आपको समझना है कि न्यूक्लियर वेपन का एक क्या हिस्टोरिकल प्रोलिफरेशन का इतिहास क्या रहा है और क्या इसमें कोशिश की गए हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से और क्यों ये इनइफेक्टिव रहा है। बस यही आपको इसमें लिखना है। इस बार हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, assess the effectiveness of the measures taken by the global community to address the issue of nuclear proliferation in the post cold war era। एक ही क्वेश्चन है। इवन पोस्ट कोल्ड वार है तब भी आप एनपीटी के बारे में लिखोगे ही, सीटीबीटी के बारे में लिखोगे, टीएनपीडब्ल्यू जो अभी हो रही है उसके बारे में, और अभी भी क्या कोशिश है, जैसे कि अभी आप देखो जेसी पोआ जो है, JCPOA, ये जो P5+1 है, मतलब 5 परमानेंट मेंबर और जर्मनी, ये मिलके उन्होंने ईरान के साथ संधि किया था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, उसके लिए उसको बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाएंगे पीसफुल न्यूक्लियर यूज के लिए। तो उस तरह के प्रयास जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव है नहीं। यूएन के एजेस में भी चल रहे हैं, यूएसए के अंदर भी, G7 के अंदर भी, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर बम बनाने की सभी स्टेट चाहत रखते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल स्टेट्स के पास है। यदि हम ग्लोबल टेररिज्म पे देखें, 2025 में क्वेश्चन है डिफाइन ग्लोबल टेररिज्म। तो डिफाइन तो चलो मैंने अपने वीडियो में और वीडियो लेक्चर में किया है, ये गाइड में भी किया है। डिफाइन कैसे करोगे, मतलब एक तरह का ये पॉलिटिकल वायलेंस है। कोई भी वायलेंस यदि किसी पॉलिटिकल एम के लिए किया जाए तो वो टेररिज्म है। और ग्लोबल टेररिज्म वो टेररिज्म है जो कि ग्लोबल स्तर पे होता है, जैसे अल कायदा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं होती है अफगानिस्तान में लोकेटेड और वो यूएस पे अटैक करती है। जैसे पहलगाम है, वो पाकिस्तान के टेररिस्ट आते हैं इंडिया पे अटैक करते हैं। या जो मुस्लिम जो अटैक किया, किसने किया वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, जो जो उन्होंने यहूदियों पे किया, मुझे लगता है कुछ फिलिस्तीनी ने किया। तो ये सब ग्लोबल टेररिज्म का एग्जाम्पल है जो ग्लोबल लेवल पे होता है। टेररिस्ट कहीं के हैं, अटैक कहीं पे किया जाता है, लाइक दैट। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म? बहुत तरीके से। ग्लोबलाइजेशन में टेररिज्म का रूप बहुत ग्लोबल हो गया। पहले तो ग्लोबल हो गया, आप देखो 9/11 अलकायदा ने जो किया था वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ग्लोबलाइजेशन। दूसरा है, चूंकि ग्लोबलाइजेशन में लोगों का मूवमेंट जो है बहुत तेजी से हो जाता है। यूएस को फल भुगतना पड़ा क्योंकि वहां पे इतने ही लोग घुस गए, और उसमें से यदि आपके दुश्मन घुस जाए आपके घर में तो फिर आपको कौन बचा सकता है। तो एक तो ग्लोबलाइजेशन जो है लोगों के मूवमेंट को बहुत बढ़ा देता है। तो टेररिस्ट को दूसरे कंट्री में, मतलब घुसने में, जिसको आप कहते हो बॉर्डर क्रॉस करने में, वो लीगली बॉर्डर क्रॉस करके जो है आपके टेररिज्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल सप्लाई चेन भी जो है वो भी टेररिस्ट को काफी चीजें मुहैया कराता है, आर्म्स, एम्यूनेशन। जो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग है वो भी ग्लोबलाइज्ड में, जहां पलक झपकते ही आप एक बटन दबा करके कंप्यूटर के आप अरबों खरबों रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, स्विफ्ट अकाउंट एंड ऑल। उसके चलते भी टेरर फाइनेंसिंग जो है काफी आसान हो गई। आपको कैश, हार्ड कैश, हवाला, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक कई तरीके से, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है वो भी टेररिज्म जो है उसको यूज करती है और बहुत ही लेथल वे में यूज करती है। दिस ऑल हैज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। मतलब टेररिज्म को वो पॉजिटिवली सपोर्ट करती है, यस। इसके अलावा क्या होती है, टेररिस्ट जो है ऑलवेज वो न्यूज के लिए अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल वायलेंस है, वो टेररिज्म करते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने उनके इस आवाज को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि एक छोटी सी टेररिस्ट घटना भी जो है पूरी दुनिया में जो है न्यूज बनती है, और उस प्रॉब्लम की तरफ, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जिसमें डिसग्रंटल्ड होके वो ग्रुप वायलेंस कर रहा है, उसको काफी माइलेज मिलता है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है।
2024 में देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, ये तो डिफाइन ग्लोबल टेररिज्म वही क्वेश्चन है। व्हाट रोल हैज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्लेड इन द इंटेंसिफाइंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, ये दोनों क्वेश्चन 100% एक है, केवल पैराफ्रेज है, ये ऐसे है और ये सीधा है, आपको सीधा करके लिखना है। नोट है इंटरनेशनल टेररिज्म, तो जो बातें मैंने अभी कही वो नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ एक बात ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका टेररिस्ट हमारे लिए नेशनलिस्ट यही होता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जो भगत सिंह जो है अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट हो सकता है, हमारे लिए देशभक्त है। सेम वे किसी का टेररिस्ट किसी का देशभक्त, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जो टेररिज्म है वो पॉलिटिकल वायलेंस है, वो कोई डकैती नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अपनी प्रॉब्लम जब जब कोई ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, कोई और तरीका उसको समझ में नहीं आता है अपनी बात मनवाने की, तो वो टेररिज्म पे उतारू होता है अपने पॉलिटिकल एम को पूरा करने के लिए। इस बात को भी हाईलाइट करने की जरूरत। माइग्रेशन पे देखो, जो नए क्वेश्चन है 2025 में है, व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या है, कि जब ह्यूमन अपनी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं फिजिकली और दूसरे कंट्री में जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक इंटरनल माइग्रेशन होता है, इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह लोग काफी ज्यादा जाते हैं। इनफैक्ट इंटरनल माइग्रेशन इज मेनी 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 टाइम्स मोर देन द इंटरनेशनल माइग्रेशन। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन impacted द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन ने माइग्रेशन को कई कई गुना बढ़ा दिया है, नो डाउट इन दिस। क्योंकि जब ग्लोबलाइज्ड होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं, तो हर जगह के लोग जो है उस एमएनसी में काम करते हैं। इसके अलावा जो है, ग्लोबलाइजेशन इन जनरल लोगों के आवाजाही को भी या लोगों के इमिग्रेशन को भी आसान बनाती है इन जनरल। इसके चलते भी इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन यदि इसका पैटर्न देखें हम, तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, कि पैटर्न ऑलवेज पुअर ग्लोबल साउथ से रिच ग्लोबल नॉर्थ के तरफ जो है माइग्रेशन का पैटर्न है। यूरोप से माइग्रेशन जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, यूरोप से थोड़ी बहुत अमेरिका में होती है, अमेरिका से माइग्रेशन ऑलमोस्ट नील होता है। चाइना भी अब काफी कंट्रोल माइग्रेशन को करती है, लेकिन साउथ कोरिया एंड अदर, मलेशिया एंड ऑल, वहां से काफी ज्यादा माइग्रेट होकर के लोग यूरोप और खास करके यूएसए में जाते हैं, साउथ एशिया से जाते हैं, और मिडिल ईस्ट से भी माइग्रेशन थोड़ी बहुत हुई है, अफ्रीका से तो बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। 2024 NEP में है, व्हाट इज द इंटरनेशनल माइग्रेशन, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो ये तो आप देख सकते हो कि 100% सेम क्वेश्चन, और ये बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे हुआ है 2 साल लगातार। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया इस वीडियो को जल्दी करने के लिए, लेकिन आप समझ सकते हो बहुत कुछ इसमें आप लिख सकते हो। इनफैक्ट एक तो ये भी लिख सकते हो कि लोग जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन से बचने के लिए भी माइग्रेट करते हैं कई जगह, जैसे सीरिया में जैसे वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुई, तो वहां से भी लोग काफी यूरोप में माइग्रेट किए। तो जो कंफ्लिक्ट जोन होता है उससे भी माइग्रेशन होती है। जब यूक्रेन में लड़ाई हुई 4 साल पहले, तो पोलैंड में और रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब में लाखों लोग यूक्रेन से माइग्रेट किए। तो ये भी जो है एक फीचर है, पैटर्न है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंटरनेशनल माइग्रेशन। 2023 में है, डिस्कस द मेजर इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन वेरियस स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड। देखो, माइग्रेशन से तो दुनिया चेंज हुई है, कंट्री बने हैं। यूएस इंटायरली माइग्रेशन से बना हुआ है। यूरोप के लोग माइग्रेट हुए और 13 कॉलोनीज बसाई, वही अमेरिका कहलाया। पूरी जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वो माइग्रेटेड जो यूरोप से लोग थे उनसे बनी हुई है। माइग्रेशन से ह्यूमन सिविलाइजेशन बनती है। कई लोग कहते हैं कि अफ्रीका में जो है ह्यूमनाइड का जो है एक तरह से जन्म होता है और वो माइग्रेट होकर पूरी दुनिया में फैलते हैं। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न काल हो चाहे एंशियंट काल हो, माइग्रेशन से ही जो है कोलोनाइजेशन हुआ। वास्को डिगामा और लोग जितने भी आए, कोलंबस एंड ऑल, तभी जो है फिजिकली आए, फिजिकली उन्होंने कब्जा किया, तभी जो है कोलोनाइजेशन हुआ। तो हर समय देखोगे, मेडिएवल काल हो चाहे एंशियंट काल हो, माइग्रेशन ने दुनिया को बदला है, आज भी बदल रही है। यूएस ने जो तरक्की की हो, माइग्रेशन की देन है। और अभी की दुनिया में माइग्रेशन फिर पूरी दुनिया को बदल रही है। पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया, कि माइग्रेशन के नाम पे फार राइट पार्टी जो है,
कि बॉर्डर के वॉल को खड़े कर देंगे, इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, सन ऑफ सॉइल को नौकरी देंगे, प्रिविलेज देंगे, बाहर वालों को भगाओ, घुसपैठिए हैं। ये जो अमेरिका से लेके इंडिया से लेके हर जगह जो नारा लग रहा है, और उसमें राइट विंग पार्टी जो है वो आगे बढ़ रही है, ये माइग्रेशन से इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या असर है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और स्टेट कैसे जो है उससे प्रभावित होती है, यूएस कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे अमेरिका फर्स्ट का नारा लग रहा है, कैसे वहां से लोगों को भगाने की तैयारी चल रही है। यही जो है कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां पे कि एक तरह का जेनोफोबिया क्रिएट किया गया था इमिग्रेंट्स लोगों के प्रति। इस तरह से जर्मनी में भी कई जगह हुआ, और ये हर जगह चल रही है, और इसकी पॉलिटिक्स पूरी चल रही है। इमिग्रेशन के अगेंस्ट में जो पार्टी होती है वो बहुत तेजी से पॉपुलर हो जाती है। सो माइग्रेशन अभी भी जो है पूरी दुनिया को और स्टेट को अफेक्ट कर रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है 1994 में आया, मैंने कई जगह बताया है, अपने वीडियो में बताया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी की रिपोर्ट जो थी, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया कि सिक्योरिटी का मायने केवल बॉर्डर सुरक्षित रहना किसी स्टेट का नहीं है। स्टेट सुरक्षित है, उसकी टेरिटरी सुरक्षित है, लेकिन यदि उसके लोग असुरक्षित हो तो लोग असुरक्षित कैसे हो सकते हैं। जोहान कार्टून को याद कीजिए, उन्होंने कहा कि निगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। यदि लोगों में भूख है, लोगों को हंगर में रात बितानी पड़ती है, लाखों लोगों को आजादी नहीं है बोलने की, यदि औरतों को मर्दों के बराबर हक नहीं है, औरतें रात में निकल नहीं सकती हैं, उनको डर लगता है, यदि अभी भी ऊंच नीच है, जाति हो चाहे क्लास की हो, जिससे कि लोग फ्रीली एक्सेस नहीं कर पाते समाज की चीजों को, एडवांटेज को, सोशल स्टेटस बराबरी का नहीं है, यदि ऐसा टॉर्चरस सोसाइटी है जहां डोमिनेंट जो कॉम है या मेजोरिटी वो माइनॉरिटी को दबाती है, यदि ऐसा है तो ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, ह्यूमन इज नॉट सिक्योर्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया कि सिक्योरिटी का केवल मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि बॉर्डर के अंदर रहने वाले ह्यूमन की सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी केवल जो है फिजिकल हार्म से बचना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव रूप में सिक्योर होना, जबकि आपके लाइफ के चॉइसेस, आपके डिसीजंस, और आपकी जो बेसिक जो एक वजूद है, जो आइडेंटिटी है, वो यदि सिक्योर है तो आप सिक्योर हो। इसको ह्यूमन सिक्योरिटी कहा गया। 2025 में क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखो, इसका असर ये हुआ है कि ह्यूमन सिक्योरिटी में वन ह्यूमन राइट्स भी आता है, कि सबको ह्यूमन राइट मिलना चाहिए, सबको जो है हंगर से मुक्त होना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करो। उससे ये हुई है कि इस नाम पे कि ह्यूमन सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगेन डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री को काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से सताया है, या काफी उनकी आर्म ट्विस्ट की है। कभी ह्यूमन राइट के नाम पे अटैक कर देना, जैसे इराक में, या ह्यूमन सिक्योरिटी के नाम पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पे जो है वो इंटरवेंशन करना, सॉवरेनिटी को धत्ता बताते हुए, ये सब डेवलप कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री पे किया है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है बहुत अपने आप में अच्छा कॉन्सेप्ट, लेकिन यदि इसका पॉलिटिकल यूज होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ईरान में, ये सभी लोग मानते हैं कि वहां की जो सत्ता है, वो रेजीम जो है खमेनी की जो थी, वो काफी टॉर्चरस थी, अपने लोगों को ही काफी वो जो है एक तरह से वायलेंस करते थे, जो भी उस रेजिम के अगेंस्ट होते थे। लेकिन इसी ह्यूमन राइट और ह्यूमन सिक्योरिटी के बेसिस पे ट्रंप ने डिसाइड किया कि हम गोला बरसाएंगे और लोग सड़कों पे आकर रेजिम चेंज कर देंगे। ऐसी विस्फुल थिंकिंग उन्होंने ह्यूमन सिक्योरिटी के नाम पे की, और उसका नतीजा पूरी दुनिया ने जो झेला वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे कई बार ये इराक के साथ हुई कि ह्यूमन राइट का जो है वो गद्दार है, या जो जो स्प्रिंग हुई, अरबियन स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कि ह्यूमन राइट और ह्यूमन सिक्योरिटी के नाम पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो डिक्टेटर गवर्नमेंट थे उसको हटाने की कवायद चलाई। लेकिन इन सब का जो असर जो हुआ वो वही हुआ कि वेस्टर्न हेजोमनी ज्यादा से ज्यादा आई, और अल्टीमेटली उससे लोगों को कोई उसकी सिक्योरिटी बढ़ी नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी। 2024 एनईपी में क्वेश्चन है, नोट्स ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी। तो जितनी बातें मैंने कही थी उतना लिख भी दोगे पॉइंट वाइज, वो भी काफी हो। अब आइए ग्लोबल टेररिज्म, माइग्रेशन, ह्यूमन सिक्योरिटी की जो है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो स्पेस खा जाता है। 2023 में क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन वेरियस स्टेट्स अराउंड द ग्लोब। तो माइग्रेशन जो है क्या है, जब एक जगह से लोग उठ के दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, ये
इंट्रा कंट्री भी हो सकती है, इंटर कंट्री भी हो सकती है। आपको पता है अभी इंडिया में जो पिक्चर भी बनी द डंकी रूट से लोग माइग्रेट करते हैं अपनी जान की बाजी लगा के। अभी हाल में मैं वियतनाम गया था, वहाँ पे मुझे बताया गया कि जब वियतनाम वॉर के बाद वियतनाम इतनी गरीब हो गई थी कि लोग एक दूसरे से ग्रीटिंग में पूछते थे कि भात खाया क्या। ये वहाँ की ग्रीटिंग होती थी, क्योंकि लोग जो है भूख से मर जाते थे, लाखों लोग मरे भूख से। वैसे कंडीशन में वो भी डंकी रूट की तरह जो है वो बोट पे सवार होकर कोई वो साउथ चाइना सी के पास में, वहाँ से वो हांगकांग और फिर उसके होते हुए ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री में भागने की कोशिश करते थे। उनको पकड़ पकड़ के फिर वापस कर दिया जाता, तो उसमें लाखों लोग मर जाते थे। इनफैक्ट 90% लोग इस माइग्रेशन में मर जाते थे। तो ये हमेशा से होता रहा है, सदा से जो है, जो एक पुश एंड पुल फैक्टर रहा है। कहीं पे बहुत विभिषका हो गई, सीरिया में कोई इस टाइप की हो जाएगी, अभी जो गजा में जैसा हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, तो वहां से पुश के चलते माइग्रेशन होती है। और कई जगह यूएसए जैसे कंट्री जो है वो पुल करते हैं, और इंडिया से और पूरी दुनिया से तमाम लोग खींचे चले जाते हैं। तो पुश एंड पुल दोनों फैक्टर होती है, और उससे जो है काफी फर्क पड़ सकता है। कई कंट्री तो माइग्रेशन से बने हुए हैं। अमेरिका, यूएसए उसका उदाहरण है, जो पूरी तरह माइग्रेंट लोगों की कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पूरी तरह से माइग्रेंट लोगों की कंट्री है। फिजी, सुरीनाम, मॉरिसस, ये सब अधिकतर माइग्रेंट जो लोग हैं उनसे बसी हुई है। वेस्ट इंडीज जो पूरी क्रिकेटिंग कंट्री है, वो अफ्रीकन जो लोग थे उनको प्लांटेशन के लिए वहां ले जाया गया था, उनसे वो बनी हुई कंट्री है। तो माइग्रेंट जो है वो पूरे कंट्री का एक मेकअप को चेंज कर सकते हैं, पूरी कंट्री बना सकते हैं, और वहाँ के इकोनॉमी को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। अमेरिका जो है वो माइग्रेंट लोगों की बनाई हुई इकोनॉमिकल मिराकल की कंट्री मानी जाती है। तो मेजर इम्पैक्ट माइग्रेशन का जो है वो कल्चरल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। अभी हाल में याद कीजिए कि कैसे यूके ने जब रवांडा बिल पास किया, तो पूरी दुनिया में जो है इस पर चर्चा हुई कि कैसे यूके जैसी कंट्री जो एक समय सुपर पावर रही है, वो अपने माइग्रेंट को भगाने के लिए क्या रवांडा के साथ संधि करके वहां पे लोगों को जबरदस्ती डिपोर्ट कर देगी रवांडा बिल के थ्रू। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। अमेरिका में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे कि जो रिपब्लिकन है वो इमिग्रेंट को पॉलिसी को टफ बनाना चाहते हैं, माइग्रेशन कम करना चाहते हैं, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। और जो डेमोक्रेट है वो लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी रखना चाहते हैं। इसके बेसिस पे वहाँ पॉलिटिक्स होती है। इस बेसिस पे इंडिया में भी पॉलिटिक्स होती है। आपको पता है सीए जो अभी है वो माइग्रेशन की ही पॉलिसी है। इसके अलावा माइग्रेशन के इशू को लेके असम में पूरा एक आंदोलन हुआ है, घुसपैठिए जिनको हम लोग कहते हैं, और उस पर भी यहाँ भी पॉलिटिक्स जो है होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा नोट जो है इंटरनेशनल टेररिज्म पे पूछी गई है, तो उस पर चलिए थोड़ी सा आगे डिस्कस करेंगे। नोट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। यहाँ पे आइए, चलिए, ये तो बहुत आसान है नोट लिखना। हाउ डज ह्यूमन सिक्योरिटी डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, डिस्कस द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से पूछा जा सकता है। इसके लिए जो मेरी पुरानी गाइड है 4 सेमेस्टर की, उसमें ये क्वेश्चन को मैंने पूरा डील किया है। देखिए, जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है वो स्टेट सेंट्रिक है। उसमें यह माना जाता है कि किसी नेशन को के बाउंड्री को आपने सुरक्षित कर दिया, आर्मी को रख दिया, तो वो उसके अंदर जो लोग हैं वो भी सुरक्षित हो गए बाय डिफॉल्ट। लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी के रेफरेंट को पीपल कम्युनिटी पे ले जाता है, ना कि स्टेट। ऐसा माना जाता है कि इवन यदि स्टेट सुरक्षित है, उसके बॉर्डर सुरक्षित हैं, तब भी उसमें रहने वाले लोग असुरक्षित हो सकते हैं कई कारणों से। अंदर में सिविल वॉर हो सकता है, कल्चरल जो है हेगोमनी हो सकती है, कल्चरल क्लास हो सकता है, इथनिक स्ट्राइफ हो सकती है। मणिपुर को देखिए, वहां पे कौन से जो है बॉर्डर हमारा असुरक्षित है, लेकिन क्या पीपल वहां पे सुरक्षित हैं। और ऐसे कई इंडिया में भी और पूरे दुनिया में ऐसे जोन बनते हैं किसी स्टेट के अंदर ही, जहां की पीपल असुरक्षित हो जाते हैं डिफरेंट कारणों से, जबकि स्टेट सुरक्षित रहता है। पैंडेमिक में क्या हुआ, किसी क्या कंट्री की बॉर्डर इफेक्टेड हुई, लेकिन पूरी दुनिया के लोग जो असुरक्षित हो गए। जब इन्वायरमेंटल क्राइसिस आती है तो क्या होता है, लोग असुरक्षित हो जाते हैं, कहीं का ह्यूमन राइट कुचला जाता है, लोग असुरक्षित होते हैं। और कई जगह जो है अपनी ही स्टेट जो है पीपल के सिक्योरिटी को हार्म करता हुआ नजर आता है, चाहे उनके ह्यूमन राइट के वायलेट किया जाए, या किसी स्टेट का जो मेजोरिटेरियन कल्चर है वो माइनॉरिटी कल्चर को दबाता हुआ दिखे, चाहे इथनिक जो है क्लिनजिंग में स्टेट किसी एक पर्टिकुलर इथनिक ग्रुप का साथ देता हुआ दिखे, चाहे स्टेट खुद जो है वो अपने अगेंस्ट में जो आंदोलन होते हैं सड़क पे, उसको कुचलने के लिए यदि वो बल का प्रयोग करे। इन सब में जो है ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो खतरे में दिखती है। तो इसलिए ह्यूमन सिक्योरिटी का नोशन जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के नोशन से बहुत डिफरेंट हो जाता है। इंटरनेशनल एफर्ट इसमें जो है बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हर जगह स्टेट की सॉवरेंटी जो है आड़े आ जाती है।
यदि कहीं पे कोई, मान लीजिए आज मणिपुर में अमेरिका जो है वो हेल्प करने की कोशिश करे तो क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा? हमें बुरा लगेगा क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है। इसी तरह यदि चाइना के जो मुस्लिम प्रोविंस हैं और उसमें जो जैसे उगैर मुस्लिम है, वहाँ पे यदि इंडिया इंटरवीन करे कि हम उन मुस्लिम को हेल्प करेंगे या पाकिस्तान, तो क्या चाइना एक्सेप्ट करेगा? तो इस तरह की जो बातें हैं, यदि हम रोहिंग्या मुस्लिम में को बहुत ह्यूमन सिक्योरिटी इशू है म्यांमार में, यदि इंडिया बोले हम हेल्प करेंगे तो क्या बर्मा या म्यांमार उसको एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। फिर भी बहुत सारे एफर्ट जो हैं ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ किए गए हैं, लाइक यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और बहुत सारे जो राइट्स के जो कन्वेंशन हुए हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है काफ़ी हंगर को मिटाने के लिए, पैंडमिक को मिटाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल के लिए जो एफर्ट हुए हैं, वो सब ह्यूमन सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्ट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P का भी आपको जिक्र करना चाहिए, जो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए ह्यूमैनिटेरियन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात है, और यूनाइटेड नेशन की उसके जो कन्वेंशन है, नॉर्म है, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट 9/11 सिनेरियो हैज ब्राउट अबाउट ए मेजर शिफ्ट इन द अप्रोच टू इंटरनेशनल टेररिज्म, एलॉबरेट। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर, बहुत पुराना लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन है। बहुत बदल गया है उसके बाद से, जो टेररिज्म का जो स्वरूप है, उसके जो ऑपरेशनल मेथड है, मैकेनिज्म है, वो काफ़ी बदले हैं। उस पर मैंने पूरा लिखा है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरे गाइड में पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल टेररिज्म इज ए ह्यूज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड। कौन कहेगा नहीं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। इसका भी मैंने आंसर अपने गाइड में लिखा है, आंसर को देख लीजिए। अभी डियर स्टूडेंट, ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स को देखें। पहले तो देखो ग्लोबल सोशल मूवमेंट या न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो कैसे ओल्ड सोशल मूवमेंट से अलग है। ओल्ड जो मूवमेंट था वो क्लास बेस्ड था, मतलब जो वर्कर हैं वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में उठ खड़े होते हैं, जो कार्ल मार्क्स कहते थे वो था। या किसान जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या कैपिटलिस्ट जो ओनर हैं या कॉर्पोरेट है उसके अगेंस्ट खड़े हुए, से भारतीय किसान यूनियन जो महेंद्र सिंह टिकैत एंड ऑल, या ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट होती थी वो पूरी दुनिया में, दैट वाज द ओल्ड सोशल मूवमेंट। जो न्यू सोशल मूवमेंट है जो कि ग्लोबल है, ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो आइडेंटिटी के बेसिस पे, या जो न्यू मुद्दे हैं लाइक क्लाइमेट चेंज है, वुमेन का राइट्स है, या एबोरिजिनल की राइट है, जो जो ओरिजिनल पीपल हैं, या डेवलपमेंट की राइट है, या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की राइट है, क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, गीता थर्नबर्ग की जो 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 मूवमेंट है उस टाइप की, वो वो मूवमेंट है। मतलब कि ऐसे इश्यूज जो क्लास बेस्ड नहीं है बल्कि नए जमाने के इशू हैं, लाइक बड़े बांध नहीं बनना चाहिए, नर्मदा बचाओ, या इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट, साइलेंट वैली मूवमेंट, चिपको मूवमेंट एंड ऑल, ये सब जो है न्यू सोशल मूवमेंट है। जब ये ग्लोबल लेवल पे हो जाती है, जैसे गीता थर्नबर्ग का है, या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में है, ग्लोबल जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए है, तो उस टाइप की जो प्रोटेस्ट होती है वो ग्लोबल सोशल मूवमेंट है। तो 2025 में एनईपी में क्वेश्चन है, इलाबरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड इट्स रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये जो है बहुत अच्छे से, मैंने जो ग्लोबल सोशल मूवमेंट के मेरे वीडियोस में देख लेना, उनका रोल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में यदि मैं कहूँ तो मार्जिन पे है। सुनने में बहुत क्रिटिकल लगता है लेकिन एक्चुअल यही, मतलब ये तो हम कदापि नहीं कह सकते कि ग्लोबल सोशल मूवमेंट जो है वो किसी भी तरीके से, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम WSF जो ब्राजील से शुरू हुई थी, पता नहीं कहाँ खो गई, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक तरह से अगेंस्ट थी, उसका रोल आप देखोगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में मार्जिन पे है। कौन सुनता है? गीता थर्नबर्ग भी जाती हैं, वो फोर्टिला लेके, शिप लेके गजा में गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके लौट आते हैं। कौन सुनता है आपकी? मतलब नक्कार खाने में तूती की आवाज जो कहते हैं उस टाइप की है। तो आपको क्रिटिकल ही होना है, लेकिन फिर भी ये कई मुद्दे उठाते हैं। कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे मी टू मूवमेंट हुआ, न्यू सोशल मूवमेंट हुआ, या एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है पूरी दुनिया में हुई, तो ये काफी अवेयरनेस पैदा तो जरूर करता है। नोट है वुमेन्स मूवमेंट, तो वुमेन मूवमेंट की एक पूरी सिलसिला है, मी टू मूवमेंट उसका एक पार्ट है। वुमेन सफरेज मूवमेंट से लेके हर तरह की मूवमेंट जो है हुई है इंडिया में, तो जैसे गुलाबी गैंग एंड ऑल, लेकिन वो सब लोकल है। ग्लोबल लेवल पे भी जो है काफी मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई है। 2024 में
क्वेश्चन है इलॉबरेट ऑन द आइडिया ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट। मैंने अभी काफी चीजें आपको बताई। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हाउ डू दिस मूवमेंट इम्पैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, ये कोई सीधा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को ये बढ़ाता है या घटाता है। ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन की जो जो निगेटिव्स हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, जिससे दुनिया को खतरा होता है, उसको ग्लोबल सोशल मूवमेंट जरूर उठाते हैं। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन पर ये चेक एंड बैलेंस है, ये आप कह सकते हो। वुमेन्स मूवमेंट आप यहाँ देख सकते हो कि एकदम रिपीट है वुमेन्स मूवमेंट। तो इस पे तो पूरी एक लंबी जो है सॉरी लंबी सिलसिला है, आप उस पर लिख सकते हो। 2023 में क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल सोशल मूवमेंट। चूंकि उस समय के सिलेबस में था ये, इसलिए उन्होंने पूछा था। वैसे ग्लोबल सोशल मूवमेंट अधिकतर जगह जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही चलाई जाती है। आपको पता है कि जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो ट्रेड यूनियन या फार्मर यूनियन के द्वारा चलाए जाते थे। अब न्यू सोशल मूवमेंट किसके द्वारा चलाए जाएंगे, क्योंकि ये कोई क्लास बेस्ड मूवमेंट तो है ही नहीं। तो इसको चलाने के लिए जो संस्था चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशनल जो मैकेनिज्म चाहिए, वो केवल एनजीओ ही दे सकती है। इंटरनेशनल एनजीओ हो चाहे नेशनल एनजीओ। इसलिए एनजीओ का रोल इसमें जो है वाइटल हो जाता है। फाइनली जो है ग्लोबल सोशल मूवमेंट पे जिसमें आज ही मैंने जो है वीडियो, जो पुरानी वीडियो थी उसका जस्ट टाइटल चेंज करके दिया है, वो ग्लोबल रेजिस्टेंस के नाम से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो अभी भी रिलेवेंट है, आप उसको देख लीजिए। उससे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इसमें तीन तरह के ग्लोबल सोशल मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात है, इन्वायरमेंटल एंड पीस मूवमेंट की बात है। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रेजिस्टेंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबल सोशल मूवमेंट। ग्लोबल सोशल मूवमेंट क्या है, जहां पे कि ट्रांस नेशनल स्पेस में, मतलब कंट्री के बॉर्डर को पार करके जब पीपल, कम्युनिटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी उठ खड़ी होती है, सड़क पे निकल आती है, जब डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म के थ्रू प्रचार प्रसार, घेराव एंड जो न्यूज़पेपर में निकला स्लोगन, गीत, बुक्स, इन सब के थ्रू यदि किसी इशू को रेज करती है जो उनसे कंसर्न रखता है, तो इसको ग्लोबल सोशल मूवमेंट कहते हैं। ये कई बार जो है ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट दिखता है, ये डी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो मुद्दे हैं जिस पर ग्लोबल सोशल मूवमेंट हो रही है वो ग्लोबलाइजेशन से ही निकलते हैं। चाहे वो इनइक्वलिटी का मामला हो, चाहे वो लोकल कल्चर को ध्वस्त करने का हो, चाहे ग्लोबल वॉर जो है, टेंशन जो है वो बढ़ता जा रहा हो, जो अभी बढ़ रही है, चाहे वुमेन एंड मार्जिनलाइज पीपल, इंडिजिनस पीपल को ग्लोबलाइजेशन में कोई स्पेस नहीं मिलने की बात है, चाहे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के चलते, जो एक ह्यूज जिसको आप कह सकते हैं कमोडिटाइजेशन हो रही है, ह्यूज जो हंग्रीनेस हो रहा है नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करके और उसको बिजनेस के रूप में बढ़ाया जाए, कंज्यूमरिज्म ज़्यादा बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किस तरीके से नीड को पैदा करते हैं, डिमांड को स्यूडो क्रिएट करते हैं, और फिर नेशनल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचाते हुए वो जो है अधिक से अधिक प्रोड्यूस करते हैं। इन सब के अगेंस्ट में मूवमेंट होती है ग्लोबल सोशल मूवमेंट, इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में दिखती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट। अभी हम उसको डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। कौन वैल्यू देता है, गीता थनबर्ग और उसके ग्रुप यदि काँव काँव करते हैं, लेकिन फिर भी इसका असर जो है काफ़ी पड़ता भी है, क्योंकि वर्ल्ड में इसकी आवाज़ आती है तो पीपल जो है थोड़े कंसर्स जरूर होते हैं। To what extent the global social movement have been successful in resisting globalization। आपको इसमें यही कहना चाहिए कि बहुत लिमिटेड वे में। आप इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो, चाहे ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, ग्लोबल पीस मूवमेंट हो, हर जगह उसका नतीजा सिफर ही रहा है, नॉट ही रहा है, कुछ होता नहीं है। अभी जो है यूक्रेन पे पीस मूवमेंट हो रही है, अभी पूरी दुनिया में जो है इसराइल ने जो वॉर किया उसके अगेंस्ट में जो है कॉलेज कैंपस से लेके हर जगह जो है उसके अगेंस्ट मूवमेंट हुई। स्टूडेंट का क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकल के आया, उसको दबा ही दिया गया। क्वेश्चन 4 है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ ग्लोबल रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो पहला तो ये जो है ग्लोबल है, ट्रांसनेशनल है, इसमें ग्लोबल सिविल सोसाइटी आगे आती है, एक पर्टिकुलर जो है आइडियोलॉजी से गाइडेड होते हैं जो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन होती है, जो कि
कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करती है, जो कि दबे कुचले मार्जिनलाइज लोगों की बातें करती है, थोड़ी सी लेफ्ट लिबरल होती है, बहुत अनऑर्गेनाइज होती है, बहुत रिसोर्सफुल नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ जो है सुनी भी नहीं जाती है, इसको दबा दिया जाता है क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ये सब इसके फीचर्स हैं। और प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल सोशल मूवमेंट, डिस्कस सम ऑफ द प्रोमिनेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट। इस तरीके से आपको जो एनवायरमेंटल मूवमेंट से गीता थनबर्ग का लेकर के, और जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हुआ है, इंडिया में भी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है, फ्रैंकलिन रिवर को बचाने की मूवमेंट हुई है, इस तरह के जितने मूवमेंट को आप लिख सकते हैं। By discussing some of the prominent women and peace movements, bring out the role of global social movement in contemporary globalized world। तो यहाँ तो जस्ट मैंने ये तीन है आपके एनवायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन एंड पीस मूवमेंट को स्पेस देने के लिए क्वेश्चन बनाया है। आपको इस पर नोट भी आ सकता है, लाइक ग्लोबल सोशल मूवमेंट नोट आ गया, एनवायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, पीस मूवमेंट, ऐसा करके सिंपली आपको कुछ भी लिखने के लिए इस पर आ सकता है। तो एक अच्छा सा नोट बना लीजिए, उसको हर जगह आप जो है लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।